वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत खुश होंगे, खूब खूब पढ़ाई कर रहे होंगे एंड खूब खूब आगे बढ़ रहे हो। आज हम मिले हैं एक नए सेशन में। ये सेशन LLB थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उनका एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट गवर्न होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले या फर्दर मूव ऑन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे LLB थर्ड सेमेस्टर के हैं वो जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, वो इस सेशन को ना देखें। पहले आप अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का मतलब होता है कि आपने एक बार अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप फर्दर मूव ऑन करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीटेटिव टाइम पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। उनका एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट। LLB थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इस सेशन को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है उसके बारे में बताना, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं और कुछ डिसाइडेड केस लॉस रिगार्डिंग द गिफ्ट। सेक्शन नंबर 122 से स्टार्ट करता है। प्रोविजन किसके बारे में? सेक्शन नंबर 122 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में, ठीक है। ये ट्रांसफर से डील करता है। ट्रांसफर से डील करता है मतलब ट्रांसफर में सेल भी इंक्लूड हो जाता है, प्लेज भी इंक्लूड हो जाता है, बाटा सिस्टम इंक्लूड हो जाता है, मॉर्गेज भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक टाइप्स ऑफ ट्रांसफर से डील नहीं करता। ये जो एक्ट है ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा कंसेप्ट नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ ओनली फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसमें सेक्शन वाइज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे रैंडम टॉपिक से मिलेंगे। पहले आपको गिफ्ट का प्रोविजन मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर ईजमेंट, फिर रेंटल, फिर लीज, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ों को कवर किया जाए तो यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बोला, जो एक बार पहले जिन्होंने रिवाइज कर लिया है, चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, थॉरली पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है, वो ही बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंट्रो देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफर मतलब होता है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, जिसमें आपका सेल भी इंक्लूड होता है, बार्टर सिस्टम भी इंक्लूड होता है, एक्सचेंज भी इंक्लूड होता है, लीज, रेंटल, लाइसेंस, मॉर्गेज, ऐसे बहुत सा। मतलब सिर्फ एक टाइप ऑफ ट्रांसफर से डील नहीं करता, ये तो समझ आ गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर अगर फर्स्ट सेम आपका कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट सेम में हमने देखा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी वहाँ पे प्रोविजन था, कुछ कुछ करेगा, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस चीज से डील करता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब कुछ ऐसा भी प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। बट कुछ ऐसे भी प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जहाँ पे हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे गिफ्ट है, तो गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, ठीक है। और एक्ट 1882 हमें ये शो करता है कि ये जो एक्ट है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे, मतलब ब्रिटिश लॉ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब ब्रिटिश टाइम से ये लॉ बना है और वहां से ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सेक्शन 122 डील्स विद सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 126 7 तक डील करता है गिफ्ट के प्रोविजन के बारे में। देख लेते हैं गिफ्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं गिफ्ट के। उसके बाद देखेंगे कुछ डिसाइडेड केस लॉस ओवर द गिफ्ट। गिफ्ट मतलब होता है कि आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो और वॉलंटरी कर रहे हो। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना गिफ्ट का, कि आपने ट्रांसफर किया, दो पार्टी होता है गिफ्ट में, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। डोनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया? डोनी को ट्रांसफर किया। सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है कि एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस? डोनी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए विद इन द लिविंग बीइंग ऑफ द डोनर, ठीक है। देख लेते हैं सेक्शन नंबर 122 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके बारे में? गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मतलब होता है पहले से स्पेसिफाइड होना चाहिए, फ्यूचर या फिर कंटिंजेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। फीचर या फिर कंटिंजेंट या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कोई प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और आपको वॉलंटरी ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आप किसी की जोर जबरदस्ती, फ्रॉड, कोवर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हो। सपोज मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ऑल्दो मेरा बेटा नहीं है अभी, बट मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, या फिर
मैं टेम्पल में एज अ डोनेट करना चाहता हूँ, या किसी एक पर्सन को मैं एक गिफ्ट डीड बना के उसमें लिखना चाहता हूँ, मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, मेरी मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी है, वो मैं इस पर्सन को इस डेट से विदाउट एनी कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड, बदले में आप कुछ कंसिडरेशन ले रहे हो तो उसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे, अगर कुछ कंसिडरेशन ले रहे हो तो वो गिफ्ट नहीं होता, वो सेल बन जाता है। ठीक है, तो आप वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर रहे हो, किसी की फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जोर जबरदस्ती से, कोवर्जन के थ्रू, ठीक है, आपके गन पॉइंट पर पिस्टल रख के आपसे गिफ्ट डीड साइन करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप गिफ्ट को रिवोक कर सकते हो। वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, और डोनर ट्रांसफर करेगा, डोनी को ट्रांसफर करेगा, डोनी एक्सेप्ट करेगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक्सिस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी उस टाइम पे, वॉलंटरी होना चाहिए एंड विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कुछ बदले में उससे रुपए लिया, ठीक है, तो वो सेल बन जाएगा। वन पर्सन कोल्ड डोनर एंड अनदर पर्सन कोल्ड डोनी, एंड जो गिफ्ट होगा वो एक्सेप्ट कौन करेगा, डोनी एक्सेप्ट करेगा जिसको मैं पर्सन गिफ्ट दे रहा हूँ, या फिर उसके बिहाफ पे कोई पर्सन एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं होता, गिफ्ट वैलिड नहीं माना जाता है। वंस एक्सेप्टेड बाय द डोनी, द गिफ्ट बिकम अ वैलिड। सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिफ्ट इज व्हेन समवन गिव्स अवे देयर प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, उसको गिफ्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग, सामने वाले से एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा है इन रिटर्न। एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जहां जिस टाइम पे हम गिफ्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो, गिफ्ट डीड बना रहे हो। सपोज मैं अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी जो है मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, बट मेरे पास उस टाइम पे जब मैं आप ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ट्रांसफर कर रहे हो ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, कंप्लीट जो टाइटल होगा मेरी प्रॉपर्टी का आपके पास ट्रांसफर होगा। ठीक है, फादर अपने सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो कंप्लीट ओनरशिप होना चाहिए, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई फादर अपने सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, कोई लैंड ट्रांसफर कर रहा है, बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, फादर अपने बेटे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है कि आप सन अपने फादर को 5 लाख रुपए दे रहा है, बदले में फादर क्या कर रहा है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको मैं बोलता हूँ गिफ्ट में, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। डोनी कब एक्सेप्ट कर सकेगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, जब तक डोनर जिंदा है, या तो डोनर कैपेबल है फॉर द लिविंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, या वाइल द डोनर इज स्टिल कैपेबल ऑफ लिविंग, एंड रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड। अगर आपका प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी जिसकी वैल्यू, हम रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, अगर पॉसिबल है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बिल्कुल पढ़ना है, और साथ में स्टैम्प एक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, उसका रजिस्ट्रेशन डील करता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आना चाहिए और स्टैम्प एक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फादर ने अपने हाउस अपने डॉटर को ट्रांसफर किया और एक रजिस्टर्ड गिफ्ट बनाई, और साथ में डॉटर ने उसको एक्सेप्ट भी किया और उसका पोजीशन भी लिया, इसको वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। के बालकृष्णन वर्सेस के कमलम 2040 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनी रेंडर एज अ गिफ्ट इनवैलिड। अगर डोनी ने गिफ्ट को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया तो वैलिड माना ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, व्हाट इज द ओनरस गिफ्ट या फिर कंडीशनल गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट या कंडीशनल गिफ्ट दोनों डिफरेंस है। ठीक है, कंडीशनल गिफ्ट का जो प्रोविजन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एज अ डायरेक्ट कहीं पे मेंशन नहीं है, किसी सेक्शन में प्रोविजन मेंशन नहीं कंडीशनल गिफ्ट का। ठीक है, बट रिवोकेशन का प्रोविजन है, गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन है, तो वहां सब कंडीशनल गिफ्ट का जो प्रोविजन है उसको इन्वोक करते हैं। ऑनरस गिफ्ट क्या होता है, ऑनरस गिफ्ट मतलब होता है गिफ्ट विद बर्डन, मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, साथ में उसका कुछ जो लायबिलिटी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कर्जा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो बर्डन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी आपके पास आ रहा है। इसे कहते हैं ऑनरस गिफ्ट, गिफ्ट विद बर्डन। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, फिर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, एज अ ऑनरस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, ऑनरस गिफ्ट कर रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करो कि मेरे को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, उसका जो ऑनरस है, उसकी जो लायबिलिटी है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑनरस गिफ्ट होता है हमेशा लायबिलिटी के साथ आता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो उसका ऑनरस जो लायबिलिटी है वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ, प्रोवाइडेड जब आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे होगे तो जो डीड में मेंशन होगा प्रॉपर्टी की, मैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स को कुछ अमाउंट प्रॉपर्टी टैक्स पे करना बाकी है जो मैंने पे नहीं किया, बट इस प्रॉपर्टी पे है, अभी लायबिलिटी क्रिएट है। अगर मैं प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करता हूँ तो उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी हो जाती है कि वो पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। ठीक है, देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। सेक्शन 127 बात करते हैं ऑनरस गिफ्ट के बारे में, मतलब एक बर्डन इंपोज करता है, ऑब्लिगेशन इंपोज करता है किसके पास, किसके ऊपर, डोनी के ऊपर, जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अगर पर्सन उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो भी एक्सेप्ट करे। सपोज एक प्रॉपर्टी है जो मैंने एज अ मॉर्गेज बैंक को दी हुई है, ठीक है, उसके उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने लोन लिया, वो प्रॉपर्टी में एज अ मॉर्गेज मैंने बैंक को दी हुई है। ठीक है, मॉर्गेज क्या होता है हम आगे देखेंगे। मॉर्गेज मैंने बैंक को दी हुई है, अगर मैं वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता हूँ तो उस प्रॉपर्टी का जो कर्जा है, जो लायबिलिटी है, जो मॉर्गेज है, वो उस पर्सन को रीपे करना पड़ेगा।
ठीक है, डोनी मस्ट एक्सेप्ट द बर्डन अलोंग विद द बेनिफिट। ठीक है, एक लैटिन मैक्सिम है, क्विज सेंटेड टेमाडम डेट एट ऑनर्स, मतलब जो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है वही पर्सन लाइबिलिटी भी एंजॉय करेगा। ए ने अपना जो हाउस है बी को ट्रांसफर कर दिया, उस पर टैक्स पे नहीं किया होता, तो बी अगर उस प्रॉपर्टी को उस गिफ्ट को उस प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी है कि उस टैक्स को रीपे करे। एक केस लो देख लेते हैं, आर कप्पुस्वामी वर्सेस जी सुंदर राजन, मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट ने बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर्स गिफ्ट मतलब आप लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, कंडीशनल गिफ्ट ऐसा डायरेक्ट डिफाइन नहीं है कंडीशनल गिफ्ट का। सेक्शन 126 बात करता है, 126 एंड 127 बात करता है कि कौन कौन कुछ रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में, कि कब हम गिफ्ट को रिवोक कर देंगे। अगर मैंने कोई कंडीशन रख रखी कि आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो जो मैंने गिफ्ट आपको ट्रांसफर किया है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशनल गिफ्ट दिया हुआ। कंडीशनल गिफ्ट मतलब है कि मैं अगर कोई प्रॉपर्टी आपको एज अ ट्रांसफर दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बदले में आपसे मैं कुछ कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, वॉलंटरी ले रहा हूँ, बट मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि आपने अगर मैं आपने अगर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दी, ठीक है, ये कंडीशन है, उस गिफ्ट रेट में मेंशन है कि तो मैं आपको ये अपना वाला जो बंगलो है मैं ऐसा आपको गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं कंडीशनल गिफ्ट। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी जो है वो बंगलो जो है मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल गिफ्ट मतलब वन वेयर द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड द गिफ्ट बिकम वाइड। सेक्शन 126 देख लेते हैं, रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट या फिर सस्पेंशन ऑफ गिफ्ट। कब जो गिफ्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा और गिफ्ट जो डोनर है जिसने गिफ्ट दिया है डोनी को वो उसके पास वापस आ जाएगा। A gift can be revoked if is subject to the condition subsequent to condition में कुछ कंडीशन थी और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, कंडीशन इज नॉट फुलफिल। कंडीशन क्या है फॉर द वैलिड गिफ्ट। ठीक है, आपने एक्सप्रेसली मेंशन किया था गिफ्ट डीड में कि ये कंडीशन है, मैंने बताया ना कि मैं आपको अपना बंगलो ट्रांसफर कर दूंगा अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा देते। ठीक है, तो ये कंडीशन है और कंडीशन शुड नॉट बी इलीगल नहीं होना चाहिए, ऐसा इलीगल या फिर इमोरल कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको अपना बंगला ट्रांसफर कर दूंगा अगर आपने इस पर्सन का मर्डर कर दिया, किसी स्पेसिफाइड पर्सन का मर्डर कर दिया, विच इज इलीगल। आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए विच इज इलीगल या फिर इमोरल इन नेचर नहीं होना चाहिए, एंड मस्ट बी पॉसिबल एंड लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उड़ के दिखाओ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, विच इज नॉट अ पॉसिबल। ए ने अपनी लैंड बी को गिफ्ट दी, कंडीशन ये थी कि बी जो है उस लैंड को मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी एज अ गिफ्ट दी। मैंने कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए यूज करोगे या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए यूज करोगे, गरीब बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी स्टडी एजुकेशन के लिए यूज करोगे, बट आपने क्या किया उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया। तो आपने जो कंडीशन जो थी गिफ्ट डीड में उसको आपने ब्रीच किया। मैं वो जो प्रॉपर्टी है आपसे वापस ले सकता हूँ, रिवोक कर सकता हूँ। नेक्स्ट केस लो देख लेते हैं, रेनिकुंतला राजम्मा वर्सेस के स्वर्णम्मा 2014 की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया इस गिफ्ट डीड जो है मस्ट क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए कंडीशन। अगर कोई भी आप कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन या फिर इम्प्लाइड कंडीशन जो लगा रहे हो वो गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर द वैलिड रिवोकेशन के लिए। नेक्स्ट है व्हेन द गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। हमने अभी देखा सेक्शन 126 में गिफ्ट कब सस्पेंड किया जा सकता है, कब रिवोक किया जा सकता है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 26 बात करता है अपार्ट फ्रॉम द कंडीशनल गिफ्ट के अलावा फॉलोइंग सिचुएशन है जहाँ पे गिफ्ट को आप रिवोक कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, हमने अग्रीमेंट के थ्रू हमने एक अग्रीमेंट किया था कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दिया तो क्या होगा, मैं अपना बंगला आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम उस म्यूचुअल एग्रीमेंट को आप नहीं फुलफिल कर पाए तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। या फिर मैंने क्या किया आपके गन पॉइंट आपके हेड पे गन लगा के मैंने बोला चलो ये बंगला अपना ट्रांसफर करो मेरे नाम पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया फ्रॉड करके या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपको जोर जबरदस्ती से मैंने आपका जो बंगला है मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया। तो इस टाइप्स ऑफ गिफ्ट को भी क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड या फिर रिवोक हो जाएगा। ऐसा कोई गिफ्ट वैलिड होता ही नहीं। ठीक है, इफ गिफ्ट वाज नॉट मेड वॉलंटरी, आपने अपनी इच्छा से नहीं की थी, वाज इंड्यूस्ड बाय द फ्रॉड, इट कैन बी रिवोक्ड। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, मैं ये सोचते हुए कि बी जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा इस टाइम बीमार चल रहा है, मैं क्या करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी उसको एज अ गिफ्ट दे देता हूँ। बट बाद में पता चला वो उसने अपने आप को मैनिपुलेट किया था कि वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं था। ठीक है, तो उसने मैनिपुलेट किया, तो इस एक तरीके से उसने फ्रॉड करके मेरे से गिफ्ट ले लिया। ठीक है, तो मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ। एक केस है ठाकुर रघुनाथ जी महाराज वर्सेस रामेश चंद्र 2001 की जजमेंट हेल्ड दैट गिफ्ट इज एक्सिक्यूटेड अंडर द मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई गिफ्ट एक्सिक्यूट किया गया तो उसको कोर्ट सेटिसाइड कर सकता है। सेक्शन 122 से लेकर 127 तक बात करता है गिफ्ट के बारे में, देख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है ईजमेंट। ईजमेंट देख लेंगे, उसके बाद कुछ एसेंशियल क्या क्या है ईजमेंट के वो देख लेते हैं। उससे पहले ना ईजमेंट से पहले मैं एक जस्ट अ सेकंड, हाँ मॉर्गेज देख लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद ईजमेंट देखते हैं। मॉर्गेज सेक्शन नंबर 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज का मतलब होता है कि आप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड मॉर्गेज। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी दे रहे हो, बदले में कुछ लोन का अमाउंट ले रहे हो, या फिर अपनी कोई परफॉर्मेंस जो है उसको सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं होता है। ठीक है, मॉर्गेज मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, प्लेज होता है। हम प्रॉपर्टी अपनी किसी को गिरवी दे रहे हैं, बदले में कुछ उससे सामान ले रहे हैं, फिर लोन ले रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 गवर्न करता है प्लेज के बारे में। बट यहाँ पे हम मॉर्गेज के बारे में बात करते हैं, विच इज हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसमें एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करें, किस चीज के लिए, लोन के लिए, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, फिर मॉनेटरी लायबिलिटी के लिए। ठीक है, सेक्शन 58 बात करता है, सपोज मैं मेरे पास मेरे को कैश चाहिए बैंक से, मैं बैंक के पास गया, बैंक मेरे को 2 लाख रुपए का कैश चाहिए, बट मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बैंक को दे दिया एज अ मॉर्गेज। मैंने उस प्रॉपर्टी को नहीं दिया, मैंने अपना जो मेरा बंगलो है, मैंने अपना बंगलो बैंक को नहीं दिया, मैंने अपने बंगलो का कुछ इंटरेस्ट उसको दिया कि आप इस एक मॉर्गेज डीड साइन होगा, मैं मॉर्गेजर होऊंगा। 2 पार्टी होती है मॉर्गेज में, एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी। जो असेट ट्रांसफर करता है उसके लास्ट में आता है मॉर्गेजर, OR आता है। ठीक है, ट्रांसफरर, मॉर्गेजर, बेलर। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जो असेट ट्रांसफर करता है, उसके लास्ट में आता है OR। जिसको प्रॉपर्टी मिलती है वो उसे उसे कहते हैं उसके लास्ट में आता है डबल E। ठीक है, ट्रांसफरी, मॉर्गेजी, बेली। ठीक है, तो मैं हो गया मॉर्गेजर, मैंने अपना बंगलो ट्रांसफर किया बैंक को, मैं बंगलो ट्रांसफर नहीं करूंगा, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करूंगा कि मॉर्गेज डीड बनाई जाएगी और उसमें लिखा जाएगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, और आप मुझे 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हो, और मैंने अगर लोन रिपे नहीं किया तो आप मेरा बंगलो बेच के उस लोन की जो रिपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब होता है कि जो सेक्शन 58 सेक्शन याद रखना है, अगर याद होता है बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा सुहागा, अगर नहीं याद होता तो लोड नहीं लेना है। ठीक है, और गलत नहीं लिख के आना है, मेन पॉइंट। ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58 बात करते हैं मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज मतलब होता है कि ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिफाइन होगा, ऐसा नहीं कि मेरी वो वाली प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आपके पास है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे मेरे को लोन दे दो, नहीं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी आपको स्पेसिफाई करना है। फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द लोन एडवांस, लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर या फिर एग्जिस्टिंग डेट को सिक्योर करने के लिए, फिर परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट जो जिससे आपकी कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है, मॉनेटरी लायबिलिटी, पैसे वाली लायबिलिटी, पिक्योनिटरी लायबिलिटी। ठीक है, लोन के लिए या फिर फ्यूचर डेट के लिए। लोन मतलब मैं मेरे को लोन चाहिए, मेरे पास कैश क्रंच है, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, बट मेरे पास बंगलो है, मैं वो बंगलो आपके पास गिरवी रख लेता हूँ, आप मेरे को लोन दे दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी क्या करोगे, मॉर्गेज करोगे। ठीक है, फ्यूचर डेट के लिए, अगर मान लो मेरे को ये प्रॉपर्टी अभी दे दीजिए, अभी ले लीजिए मेरे से, और मेरा जो फ्यूचर का जो कुछ डेट है ना, वो अमाउंट आप उसको रीपे कर दीजिएगा। या फिर एग्जिस्टिंग का जो डेट है उसको रीपे करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो प्रॉपर्टी है या फिर बैंक के पास या किसी पर्सन के पास ऐसा गिरवी रख देते हैं, ऐसा उसी को बोलते हैं मॉर्गेज। परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट मतलब होता है कि मैंने आपसे आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको 27,000 लैपटॉप आपको प्रोड्यूस करके देना। मैं एक लैपटॉप प्रोड्यूसर हूँ, मैं लैपटॉप प्रोड्यूस करके देता हूँ। ठीक है, आपने मेरे को ऑर्डर दिया 27,000 का, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। आपने बोला कि क्या आपके पास कुछ गारंटी है, आप कैसे इसको कंफर्म कर पाओगे, मतलब कैसे, अगर आप नहीं दे पाए और ड्यू डेट पे आपने ब्रीच कर दिया, तो मैंने कहा कि ये मेरा बंगलो है, मैं आपको आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, अगर कुछ ब्रीच हुआ तो आप उसको बेच के आपका अपना जो भी डैमेज होगा, जो भी क्लेम होगा आप कर लीजिएगा, कंपनसेशन जो भी होगा आप क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट विच में अराइज पिक्योनिटरी लायबिलिटी, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने 5 लाख बोरो किया बी से, और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, इसे कहते हैं मॉर्गेज। एसेंशियल क्या है, ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हो। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपके पास 5 प्रॉपर्टी, मेरे पास 5 बंगलो, तो कौन सा वाला बंगलो, पुणे वाला बंगलो, जयपुर वाला बंगलो या दिल्ली वाला बंगलो, बताना है मेरे को स्पेसिफिक। ठीक है, पर्पस क्या है, पर्पस मतलब होता है वो जो लायबिलिटी है, ठीक है, या फिर लोन है, उसको सिक्योर करने के लिए। पार्टी 2 पार्टीज होती है इसमें, मैंने बताया मॉर्गेज में, एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं, जो बोरोवर होता है एक्चुअली, ठीक है, उसे कहते हैं मॉर्गेजर, और जो प्रॉपर्टी जिसको मिल रही होती है, जो लेंडर होता है, उसे कहते हैं मॉर्गेजी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका लोन का अमाउंट जो है 100 रुपीज से ज़्यादा है और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज़्यादा है, आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ रहे हो तो आपको स्टैम्प एक्ट 1899 और इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो भी पढ़ना है, और स्टैम्प एक्ट 1899 भी साथ में पढ़ना है। ये 3 जो एक्ट है आपको साथ में पढ़ना है, बहुत अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड नेक्स्ट है राइटिंग एंड सिग्नेचर होना चाहिए, दोनों पार्टी साइन करेगी, और बिल्कुल साइन करेंगे दोनों पार्टी।
नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज के जनरल मीनिंग देख लिया हमने, एग्जांपल देख लिया, एसेंशियल देख लिया। ठीक है, जनरल मीनिंग देख लिया। अब कुछ काइंड्स देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज गिवन है। ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जाम में क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बहुत टाइम पे पूछा गया, और खासकर इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है वो भी बहुत बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो कंडीशनल सेल क्या होता है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है देख लेते हैं। पहले 5 जो 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है वो देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की मॉर्गेज है। सिंपल मॉर्गेज देख लेते हैं स्टार्टिंग में। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं मेरे पास एक बंगलो है, मुंबई वाला बंगलो है, और मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। मैंने बैंक को बोला, बैंक मेरे पास ना मेरे को लोन चाहिए, 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, मेरे पास लिक्विडिटी क्रंच है, मेरे पास लिक्विडिटी है नहीं, अभी कैश नहीं है, आप मेरे को लोन दे दीजिए। मैंने हम बैंक और मेरे बीच में एक मॉर्गेज एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, मॉर्गेज एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें लिखा गया कि मैं बैंक के पास गया हूँ और मेरे को लोन चाहिए, और बैंक को मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अगर रीपेमेंट के टाइम पे अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो वो मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ट्रांसफर नहीं करता हूँ, और टाइटल डीड जो उस प्रॉपर्टी के कागजात ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं बैंक को ट्रांसफर नहीं करता हूँ। सिंपल क्या करता हूँ, एक मॉर्गेज डीड साइन होती है मेरे और बैंक के बीच में। ठीक है, जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास राइट है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल करके उसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, बट विद द कोर्ट अप्रूवल। ठीक है, विदाउट कोर्ट अप्रूवल नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि आप गए और मेरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं, मैं सिर्फ मॉर्गेज डीड साइन हुआ, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ, उस घर में मैं भी अभी भी रह रहा हूँ। ठीक है, उसकी जो टाइटल डीड है, ओनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मेरे पास ही है, सिर्फ एक मॉर्गेज डीड साइन होता है। ठीक है, तो ये दिखा जाए ना तो मॉर्गेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेंडर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिस्की मॉर्गेज होता है। रिस्की मॉर्गेज की होता है, सपोज मैंने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, ही नीड टू डो बिफोर द जुडिशरी। ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा, उसके बाद वो अपना क्लेम जो है उसको रिकवर करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं सिंपल मॉर्गेज। मॉर्गेजर इज बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे एंड नो पोजीशन, को पोजीशन नहीं दिया जाता है, एंड मॉर्गेजी कैन सेल प्रॉपर्टी ऑन द डिफॉल्ट के बाद विद द कोर्ट अप्रूवल आप सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल मतलब जब मैं जब आपके पास लोन लेने गया तो मॉर्गेज डीड साइन हुआ, मॉर्गेज डीड में मैंने कोई पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, और मेरा जो टाइटल डीड है वो भी मेरे पास ही है, जो ओनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मेरे पास है। बस एक जो मॉर्गेज डीड में कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर जो मॉर्गेजर है उसने डिफॉल्ट किया तो मॉर्गेजी विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ द जुडिशरी, बिना कोर्ट जाए मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। वो एक कंडीशन कहाँ पे हम ऐड करेंगे, मॉर्गेज डीड में ऐड करेंगे। इसे कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मतलब एक तरीके से मैंने आपको सेल ही कर दिया, अगर मैंने उसको ब्रीच किया आपके लोन के रिपेमेंट में, तो आप उसको मेरी प्रॉपर्टी को, मेरा जो बंगलो है उसको सेल करके क्या कर सकते हो, अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इसे कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। देख लेते हैं कंडीशनल मतलब ऑस्टेंसिबल सेल विद द कंडीशन दैट ऑन द रीपेमेंट द सेल बिकम वॉइड। ठीक है, रीपेमेंट जैसे आप मैं अपना जो लोन का अमाउंट में मैं पूरा रीपे कर दूंगा, जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशनल सेल ये बोलता है कि जैसे अगर मॉर्गेजर जो है, जो बोरोवर है, जिसने अगर वो डिफॉल्ट करता है तो जो मॉर्गेजी है वो इमीडिएटली डीम्ड ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी को, उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसको कोर्ट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज में देखा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं होती है, पोजीशन जो प्रॉपर्टी का जो पोजीशन वो ट्रांसफर नहीं होता, टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं हो सकता, 2 मॉर्गेज डीड बनती है मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में, बैंक और मेरे बीच में। ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी की बेसिस पे आपसे लोन ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का। ठीक है, और मेनली मैं बताऊँ ना आज के टाइम पे प्रेजेंट डेज में 90% 99% जो मॉर्गेज की जो ट्रांजेक्शन होती है ना, सिंपल मॉर्गेज से भी नहीं होती, कंडीशनल सेल से भी नहीं होती है। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ डीड या फिर इक्विटल मॉर्गेज, जिसको बैंकर्स का मॉर्गेज भी बोलते हैं, बैंकर्स मॉर्गेज भी बोलते हैं। 99% ट्रांजेक्शन जो होती है बैंकर्स मॉर्गेज के थ्रू होती है। ठीक है, ये फिर मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के थ्रू होती है। देखेंगे एक बार। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 देख लेते हैं। सिंपल मॉर्गेज मतलब क्या होता है कि पोजीशन भी मेरे पास है, टाइटल डीड भी मेरे पास है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक मॉर्गेज डीड साइन किया लेंडर के साथ कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो आप कोर्ट के अप्रूवल के साथ, विद द कोर्ट अप्रूवल आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, और अपना जो क्लेम का अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट है, उसको रिकवर करोगे। उसके बाद सपोज मेरा जो बंगलो है 5 करोड़ रुपए का बंगलो है, आपका जो मैंने लोन लिया था 2 लाख रुपए का लोन लिया था, आप मेरी प्रॉपर्टी को कोर्ट जाओगे, कोर्ट से अप्रूवल लोगे, कोर्ट जो भी आप केस फाइल करोगे, ठीक है, उसमें जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद कोर्ट ने अगर ऑर्डर आपके फेवर में दे दिया, आप मेरा बंगलो को सेल करोगे, सेल करने के बाद जो 2 लाख रुपए का अमाउंट आप उसको रिकवर करोगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट सरप्लस अमाउंट है वो मेरे को आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में ये होता है। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार। पोजीशन मेरे पास है, टाइटल डीड मेरे पास है, और
मॉर्गेज डीड, 2 कॉपी ऑफ मॉर्गेज डीड बनेगी, आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने के बाद जो भी सरप्लस अमाउंट होगा वो मेरे को रिफंड कर देना, अपना जो लोन का अमाउंट है आपको अपने पास रख लेना है। इसे कहते हैं सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, कंडीशनल मॉर्गेज क्या होता है? कंडीशनल मॉर्गेज में ऐसा होता है कि आप एक कंडीशन रख देते हो, सेम पोजीशन मेरे पास होता है, टाइटल डीड यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि पोजीशन ट्रांसफर मेरे पास हो सकता है कंडीशनल सेल में, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो कंडीशनल सेल में ये होता है कि पोजीशन प्रॉपर्टी का मेरे पास है, टाइटल डीड भी मेरे पास है, ठीक है, सिर्फ मॉर्गेज डीड साइन हो रही है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में 2 कॉपी ऑफ मॉर्गेज डीड साइन होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि एक कंडीशन रहेगी कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट के टाइम पे, तो जो मॉर्गेजी होगा, जो बैंक होगा, वो इमीडिएटली डीम्ड ओनर बन जाएगा, उसके कोर्ट का अप्रूवल रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको अगर सपोज 2 लाख रुपए का लोन लिया और 5 करोड़ रुपए का मेरा बंगलो है, तो जो रिमेनिंग डेफिसिट सरप्लस अमाउंट है, आइदर पार्टी कैन नॉट क्लेम। ठीक है, यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज से पहले इंग्लिश मॉर्गेज देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज जो कि इंडिया में वेरी नॉट पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर इतने ज़्यादा पॉपुलर है ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज इंग्लिश इंडिया में यूज़ नहीं होता। इंग्लिश मॉर्गेज मतलब क्या होता है कि सपोज मैं बैंक के पास लोन ले लिया, मैंने कहा कि मेरा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 4 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, मेरे जो बंगलों का वैल्यू 4 करोड़ रुपीज़ है, मेरे को 4 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, तो बैंक ने कहा कि एक काम करो, पहले आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे सेल कर दो। ठीक है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा, ठीक है, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं लोन को रिपे कर देता हूँ, अगर डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी तो मैंने सेल कर ही दी है, तो मेरे को रीसेल तो करेगा नहीं। ठीक है, अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी, अगर मैंने सारा कुछ रीपे कर दिया तो वो प्रॉपर्टी वो मेरा नाम पे रीसेल करेगा। ठीक है, वो मेरे नाम पे रीसेल करेगा। ठीक है, कौन रीसेल करेगा? बैंक रीसेल करेगा। तो प्रॉपर्टी मैंने पहले एक बार सेल की, उसके बाद मेरे पास दोबारा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डुअल स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन हो जाएगा। एक बार मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा तब स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तब स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश मॉर्गेज है इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले मॉर्गेज ट्रांसफर करता है, फिर मॉर्गेज ट्रांसफर करता है ऑन द जैसे जो रीपेमेंट है सारा हो जाता है, तो मॉर्गेजर जो है बाइंड्स हिमसेल्फ टू पर्सनली टू रीपे ऑन द फिक्स्ड डेट एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली होता है, मॉर्गेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एक देख लेते हैं मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। डिपॉजिट फॉर टाइटल डीड आज के टाइम पे या मार्केट प्रैक्टिस में इंडिया में 99.99% जो ट्रांजेक्शन होती है मॉर्गेज के, वो मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड या फिर इक्विटी मॉर्गेज, जिसको हम बैंकर्स का मॉर्गेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन मेरे पास ही होता है, बट जो प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड्स होते हैं मैं बैंक को दे देता हूँ और बदले में उनसे लोन ले लेता हूँ। जैसे मैंने रीपे किया तो वो जो टाइटल डीड है वो मेरे को रिटर्न कर देंगे। अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में तो वो जो टाइटल डीड है वो मेरे को नहीं देंगे और अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा लेंगे। ठीक है, तो नो डिटेल एग्रीमेंट नहीं होता, डिपॉजिट ऑफ टाइटल इन द नोटिफाइड टाउन इज इनफ। ठीक है, एक है यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज। यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज क्या होता है? विद राइट टू यूज। राइट टू यूज मतलब मैंने आपसे लोन लिया कि एक काम कीजिए, मेरे पास लिक्विडिटी क्रंच है, आप मेरे को लोन दे दीजिए। ठीक है, मेरा 5 करोड़ रुपए का बंगलो है, आप रख लीजिए अपने पास। उसने मेरे को 5 लाख का लोन दिया। उसने क्या किया, बैंक ने क्या किया, उस बंगलो को आगे फर्दर किसी को रेंट पे दे दिया या फिर लीज पे दे दिया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और वहां से जो लीज अमाउंट आ रहा है, जो रेंट अमाउंट आ रहा है, वो अपने पास ही रख रहा है। और कब तक रख रहा है? जब तक मैं उसको रीपे नहीं कर रहा हूँ। वो लीज अमाउंट जो अर्न कर रहा है, फिर रेंटल इनकम जो बैंक अर्न कर रहा है मेरे बंगलों को रीसेल रेंट पे देकर या फिर लीज पर देकर, वहां से वो मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट है, उसको डिडक्ट कर रहा है। जैसे ही सारा इंटरेस्ट लोन का अमाउंट रीपे हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर कर देगा। इसे कहते हैं यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज। मॉर्गेज विद राइट टू यूज मतलब बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और उससे इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, कब तक अर्न करेगा? जब तक मेरा जो लोन का अमाउंट है वो पूरा रीपे हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज। देख लेते हैं, पोजीशन इज इन मॉर्गेज हु एंजॉय द रेंटल प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट एंड नो पर्सनल लायबिलिटी टू पे। मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है पे करने की। ठीक है, सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है, जो एक बिल्डिंग है, मैंने उसको फर्दर लोन दे दिया। ठीक है, लोन पे दे दिया। बैंक वाले क्या कर दिया, उस बैंक वाले ने वहां पे एक शॉपिंग मॉल ऑन करवा दिया और वहां उस शॉपिंग मॉल से वो इंटरेस्ट रेंटल इनकम अर्न कर रहा है। और जैसे ही मेरा जो लोन का अमाउंट रीपे हो जाएगा, वो जो प्रॉपर्टी है मेरी, वो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनामलेस मॉर्गेज। अनामलेस मॉर्गेज मतलब ये इतना पॉपुलर मॉर्गेज नहीं है। ऐसा मॉर्गेज जहाँ पे आपको, हमने 5 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज देख लिया, सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल देख लिया, ठीक है, और इंग्लिश मॉर्गेज देख लिया, यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज देख लिया। अनामलेस मॉर्गेज मतलब बाकी 5 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में अगर कोई ऐसे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है जहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की जो कंडीशंस है, आपको ऐसे देखने से लग रहा है ये तो कंडीशनल सेल भी है और यूसुफ्रक्शियल मॉर्गेज भी है। ठीक है, ऐसा मॉर्गेज मैंने आपको मॉर्गेज दिया, अपना अगर मैंने बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया,
ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बैंक मेरे को 5 लाख का लोन दे दीजिए, मेरे पास 2 करोड़ रुपए का बंगलो है। ठीक है, कितने का बंगलो है? 2 करोड़ रुपए का बंगलो है, 5 लाख का लोन दे दीजिए बैंक, और उसमें एक कंडीशन लिख दी, अगर मैं रीपे नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप उसको फर्दर मैं अगर रीपे नहीं कर पाया तो आप इमीडिएटली ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मॉर्गेज बोलता है? कंडीशनल मॉर्गेज बोलता है। ठीक है, और उसमें एक कंडीशन और लिख दिया कि आप इस बंगलो को फर्दर आप रेंट पे दे सकते हो और उससे इनकम अर्न कर सकते हो। तो हमने देखा ये तो यूसुफ रक्षी भी लग रहा है। तो ऐसा मॉर्गेज जहाँ पे 2 कंडीशन या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है किसी भी मॉर्गेज, ऐसे मॉर्गेज बोलते हैं एनामलेस मॉर्गेज। ठीक है, कंडीशन ऑफ द 2 और मोर टाइप्स और नॉट फॉलिंग अंडर द अबव द ऑफ द कैटेगरी से फॉल नहीं करता है, ऐसे मॉर्गेज बोलते हैं एनामलेस मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेज का हमने देख लिया, डिफाइन देख लिया, कुछ एसेंशियल्स देख लिए, एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में हमने 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज देख लिए। सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल से देख लिया, यूसुफ रक्षी देख लिया, इंग्लिश मॉर्गेज देख लिया और एनामलेस मॉर्गेज देख लिया। ठीक, कौन सा रहेगा? हम मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल जिसको बैंकर्स मॉर्गेज। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज एंड सिंपल मॉर्गेज हमने देख लिया। इंग्लिश मॉर्गेज मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होती है टू द मॉर्गेजी और कैंसिल विदाउट द कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, पर्सनल कवेनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली नॉट ट्रांसफर, पोजीशन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ ना केस लॉस गिवन है, कौन कौन से मॉर्गेज में कौन कौन से केस थे, आप एक उसको देख लीजिए एक बार। वीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रामकृष्ण वर्सेस जगदीश, नारायणदास वर्सेस करसोनदास वर्सेस एस ए कमतम, केजे नाथन वर्सेस मारुति राव। इस टाइप के कुछ केस लॉस हैं। आपको अगर याद होता है एग्जाम में याद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो लोड नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये मॉर्गेज का भी जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा। एक बार सेल देख लेते हैं। सेल एंड उसके क्या क्या एसेंशियल्स है। सेल मतलब होता है सिंपल, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसमें 2 पार्टी होता है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ठीक है, मैं सेलर में मैं अपना जो बंगलो है आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ 2 करोड़ रुपये इसका। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का बंगलो आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप बदले में मेरे को अपना कंसिडरेशन दे रहे हो। यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन में भी पार्ट हो सकता है, फुल्ली हो सकता है, पार्टली पेड हो सकता है, पार्टली प्रॉमिस हो सकता है, पार्टली पेड हो सकता है। ठीक है, बायर एंड सेलर होगी, 2 पार्टी होगा और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे होगा, सिंपल मॉर्गेज सेल, और कुछ ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देख लेते हैं। सेक्शन 54 बात करता है, 54 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेल के बारे में। सेल मतलब ट्रांसफर, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, बदले में आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। ठीक है, एक्सचेंज फॉर द प्राइस विच इज अ पार्टली प्राइस विच इज अ पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमेल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मोड होता है, जिसमें एक पार्टी होती है जैसे वेंडर और दूसरी पार्टी होती है वेंडी बायर। ठीक है, असेंशियल क्या है सेल में, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा याद करने वाली है नहीं, नॉर्मल याद हो जाएगी। अगर आप, मैं सपोज एक सेल हो रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, बंगलो, कौन सा बंगलो? मुंबई वाला बंगलो आपको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का आपको सेल कर रहा हूँ, और इसके क्या क्या असेंशियल, सबसे पहले बायर एंड सेलर होगा। ठीक है, बायर एंड सेलर एक एसेंशियल्स हो गया। मेरी प्रॉपर्टी सेकंड एसेंशियल, स्पेसिफिक मुंबई वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस प्रॉपर सेल एग्रीमेंट में रिटर्न लिखा होता है, एक पार्सल क्लॉज होता है, लिखा होता है ये प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, स्केड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन होता है सेल एग्रीमेंट, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्राइस कितना है, पार्टी कौन कौन है, प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन। ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस है और एसेंशियल्स हैं किसके? सेल के। ठीक है, इम्यूल प्रॉपर्टी, ओनली द इम्यूल प्रॉपर्टी इज गवर्न अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो सेल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सेल होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न करता है। ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए, टाइटल होता है। ठीक है, प्राइस जो होगा, जो भी पे करोगे, जो उसका कंसिडरेशन क्या होगा? मनी होगा। मनी कैन बी पेड हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है, पार्टली पेड हो सकता है, पार्टली प्रॉमिस हो सकता है। यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपेटेंसी ऑफ द पार्टी, जो पार्टी है, जो सेलर है, मैं सेलर हूँ, सामने वाला पर्सन क्या है? बायर है, दोनों कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट होने चाहिए। कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बिल्कुल बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट, कि जो दोनों पार्टी होने चाहिए। बायर जो है, जो सॉरी जो सेलर है, मैं सेलर हूँ, मैं अपना बंगलो आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप क्या हो गए? बायर हो गए। दोनों पार्टी होने चाहिए, कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट मतलब, कंपेटेंट टू कॉन्टैक्ट की जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, जिसमें जो हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा है LLB में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे सेक्शन नंबर बताना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन नंबर है जो कंपेटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। ठीक है, कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी जो होनी चाहिए, कंपेटेंट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन इज लीगली कंपेटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसफर कैसा हो सकता है? प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा, आज के टाइम में कोई वैसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम हो। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये प्री ब्रिटिश टाइम के लॉ है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है। तो उस टाइम पे हो सकता था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये हो, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, फिगर से यहाँ चेंज नहीं हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, उसको आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपने देख लिया, सेल देख लिया, उसका एसेंशियल्स देख लिए, मॉर्गेज देख लिया, मॉर्गेज के टाइप्स देख लिए, मॉर्गेज का एसेंशियल्स देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच डील्स विद द डिफरेंस। बताना आपको सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है हमने LLB फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है और थर्ड में भी पढ़ना पड़ रहा है। देख लेते हैं एक बार। सेल मतलब होता है एक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। बायर को प्रॉपर्टी मिल रही है, सेलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। बायर क्या कर रहा है, सेलर को कंसिडरेशन दे रहा है और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है। इमीडिएट पोजीशन जिसको कहते हैं, इमीडिएट पोजीशन हो रहा है और इमीडिएट ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, जहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव राइट एंड लायबिलिटी है प्रॉपर्टी के वो बायर को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सेल। अग्रीमेंट टू सेल या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसको बोलते हैं कि सेल करने से पहले हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि एक फ्यूचर डेट पे हम क्या करेंगे, सारी पेमेंट रिसीव होने के बाद प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मेरे को आपका वाला बंगलो खरीदा, मैंने कहा ठीक है आप खरीद लीजिए, 2 करोड़ रुपए इसका है। आपने मेरे को किया 10 लाख रुपए का टोकन मनी, जो एडवांस मनी जो होता है, आपने वो मेरे को दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे को बेचेंगे, मतलब मैं ये अपनी वाली जो बंगलो है आपको बेचूंगा, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अगर मैंने ब्रीच किया तो आप मेरे से ये बंगलो नहीं ले सकते, बट आपका जो भी राइट बनता है, जो भी डैमेज है, लॉस का जो भी डैमेज हो, आप मेरे से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो सेल मतलब होता है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक्चुअल ट्रांसफर होता है। यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर डेट पे ओनरशिप हम आपको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का, वो मेरी जो प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है, ऑटोमेटिक इमीडिएट पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे टाइटल डीड जो होती है ट्रांसफर नहीं होता है। राइट जो है यहाँ पे जो सेलर है, जो बायर है, वो ओनर बन जाता है प्रॉपर्टी का, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में ऐसा ओनर वो नहीं बनता है। ओनली द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो राइट है आपके पास रहता है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो बिफोर द कोर्ट। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है सेल का रजिस्टर करवाना जरूरी है, बट अग्रीमेंट टू सेल कैन बी एन अग्रीमेंट टू सेल के फॉर्म में हो सकता है। एंड बायर्स कैन स्यू द पोजीशन, बायर जो है पोजीशन एंड डैमेज के लिए केस फाइल कर सकता है अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। ओनली द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। सेक्शन 54 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। एक केस लो है आलोक बोस वर्सेस परमात्मा देवी 2009 की जजमेंट है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डज नॉट क्रिएट एनी ओनरशिप ट्रांसफर। अगर आप मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं फ्यूचर डेट पे आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, आप मेरे को कंसिडरेशन दोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्चुअल सेल नहीं है, तो यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। हाउस वैलिड सेल मेड, एक वैलिड सेल किस तरीके से होती है और किस सर्कमस्टांसेस में जो सेल हुई है बायर एंड सेलर के बीच में हम उसको रिवोक कर सकते हैं। सेक्शन 54 बात करता है जो सेल होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज और या उससे ज्यादा है। अगर 100 रुपीज या उससे कम की प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो आपको मेयर डिलीवरी के साथ आप जो प्रॉपर्टी है आपको रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रेयर इन द मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ए ने अपना स्मॉल गार्डन वर्थ 90 रुपीज, 90 रुपए का गार्डन था, बी को सेल कर दिया डिलीवरी पोजीशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कैन सेल रिवोक। मैंने ऑलरेडी देखा, हमने देखा था कि सेल के लिए एसेंशियल कंडीशन में देखा कि बायर एंड सेलर होना चाहिए, स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, और कंसिडरेशन होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, किसी की जोर जबरदस्ती, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोवर्जन के थ्रू नहीं होना चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सेलर भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बायर भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो कि सेक्शन आप बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेल जो है कब रिवोक हो सकता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने उसका जो कंसेंट लिया, आपने सेलर से जो कंसेंट लिया, आप फॉल्सली आपने उसको डराया, धमकाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया या मेंटली जैसे भी किया, आपने उसको गलत तरीके से फ्रॉड करके आपने उससे कंसेंट लिया, आपने उसके जो अग्रीमेंट है उस पर आपने उसके साइन लिए, उसका कंसेंट नहीं था, ठीक है। इफ अ कंसेंट वाज ऑब्टेन अंडर द कोवर्जन एंड इन्फ्लुएंस और मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब अब डिपेंड करता है सेलर उसको रेटिफाई करवाना चाहता है या उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। फेलियर टू कंप्लाई विद द रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर द सेल, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी, अब आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं करवाना वो आप देखोगे और सब रजिस्ट्रार देखेगा। अगर जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सेल वैलिड नहीं माना जाएगा। केस है केबी सभा सेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सेल विदाउट द रजिस्ट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द ओनरशिप राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डील विद द लीज के बारे में।
इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे लीज क्या होता है, लीज के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द लीज के बारे में। लीज एक तरीके का अग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक जिसके पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, और टेनेंट जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लेने आया, या फिर उस राइट टू एंजॉयमेंट। जो ओनर होता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, राइटफुल ओनर जो होता है, अपनी प्रॉपर्टी में राइट टू एंजॉयमेंट या फिर राइट टू यूज सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करता है कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा और बदले में कंसिडरेशन देगा इन फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग। कंसिडरेशन मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द लीज। लीज मतलब होता है कि एक आप मेरे पास सपोज एक बंगलो है, उस बंगलो को मैं किसी को किराए पे देना चाहता हूँ या फिर लीज पे देना चाहता हूँ। लीज पे देना चाहता हूँ जनरली 5 साल के लिए मैं किसी को लीज पे देना चाहता हूँ, वो मेरे को 5 साल वो अपने मेरे बंगलो को यूज करेगा और बदले में मेरे को मंथली रेंट देगा। ठीक है, इसी एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 105 क्या बोलता है। अ लीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन और एक्सप्रेस इम्प्लाइड टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे कंसिडरेशन होती है, यहाँ पे दो पार्टी होती है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, मैंने पहले ही बताया था, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसके लास्ट में ओ आर आता है। ठीक है, दो पार्टी होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मैं प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेसी को, जो किराएदार रहने वाला है उस प्रॉपर्टी उस बंगलो में जो रहने वाला है उसे कहते हैं लेसी। लेसर क्या करता है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी में, राइट टू यूज ट्रांसफर करता है, राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी में, और लेसी उसके बदले में कंसिडरेशन देता है किसको, लेसर को। In the consideration of the price paid or partly paid share of money and service इस फॉर्म्स में to be rendered periodically। आपको periodically आप पेमेंट करेंगे और आप जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपके बीच में लीज एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, आप उस टाइम पीरियड तक साथ में रह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीज एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन द लेसर लैंडलॉर्ड एंड लेसी टेनेंट के बीच में। यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो होता है, जो लेसर होता है, वो राइट टू यूज या फिर राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है किसको, लेसी को। बदले में उसको क्या मिलता है, रेंट या फिर कंसिडरेशन मिलता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए के पास एक फ्लैट है। एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास एक फ्लैट है, मैं उसको किसी और को रेंट पे दे रहा हूँ, लेट आउट कर रहा हूँ कुछ टाइम पीरियड के लिए, बदले में उससे मैं 2 लाख रुपीज का कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूँ कि आप मेरे को ईयरली अमाउंट, लीज का जो अमाउंट है 2 लाख रुपए, या फिर मंथली अमाउंट, जो भी लीज एग्रीमेंट हम आपस में डिसाइड करेंगे, इसी एग्रीमेंट को बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं लीज अरेंजमेंट। पार्टीज देख लेते हैं, दो पार्टीज होते हैं। एक होता है लेसर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी में। एक होता है लेसी जिसको वो इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में मिल रहा है और बदले में वो क्या दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है लेसर को। सब्जेक्ट मैटर जो होता है, हमेशा लीज के केस में जो सब्जेक्ट मैटर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता लीज के केस में। क्योंकि अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज अ बेलमेंट के थ्रू देते हैं या फिर प्लेज करते हैं। प्लेज जो होता है या फिर बेलमेंट जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, बट यहाँ पर लीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे लीज में जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो हमेशा क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इस टाइप के। कंसिडरेशन जो लेसी होगा बदले में लेसर को रेंट देगा या कुछ प्राइस पे करेगा बदले में, समथिंग वैल्यूएबल इन रिटर्न होना चाहिए। एसेंशियल्स को कुछ एग्जांपल डिटेल में देख लेते हैं। मीनिंग देख लिया, लीज का मतलब होता है एक अरेंजमेंट लेसर और लेसी के बीच में होता है, जहाँ पे जो लेसर होता है अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, राइट टू एंजॉय, राइट टू यूज ट्रांसफर करता है सामने वाले पर्सन को, जिसको हम लेसी बोलते हैं। एसेंशियल क्या है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, मैं ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो कंप्लीट ओनर नहीं बन जाएगा, सिर्फ उसके पास उस प्रॉपर्टी का राइट टू यूज आ जाएगा एंड राइट टू एंजॉयमेंट आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी में एंजॉय कर सकता है, रह सकता है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रहेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, पोजेशन रहेगा, टाइटल नहीं रहेगा। टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं रहेगा, ओनरशिप मेरे पास ही रहेगा। ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ एंजॉयमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड जो लीज का जो ड्यूरेशन होना चाहिए आपका लीज एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होना चाहिए। जनरली फिक्स हो सकता है, पीरियोडिकली भी हो सकता है, एंड परपेचुअल भी हो सकता है। परपेचुअल मतलब कि उसका जिसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, अब ये लीज पे ही चलता रहेगा जब तक। परपेचुअल मतलब हो सकता है कि मेरे मरने के बाद में, सपोज मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी है चांदनी चौक में, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने उसको लीज पे दे दी, परपेचुअल लीज के लिए, कोई टाइम पीरियड डिफाइन ही नहीं है, बस लीज पे ही है। परपेचुअल मतलब होता है अमर, परपेचुअल मतलब होता है अमर। अब मेरे मरने के बाद मेरा जो बेटा होगा उसको टाइटल ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा, बट वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, लीज पे ही रहेगी वो प्रॉपर्टी। पोजीशन वो लोग नहीं ले सकते, मेरा बेटा उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं ले सकता जो मैंने लीज पे दी थी, चांदनी चौक वाली प्रॉपर्टी। जिसके पास पोजीशन है, जो लेसी है, उसके पास ही प्रॉपर्टी रहेगी। परपेचुअल मतलब होता है लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, ये रेयर होता है, ऐसा होता नहीं परपेचुअल, बट लीगली अलाउड है। कंसिडरेशन बदले में आप या तो रेंट दोगे या कोई मॉनेटरी बेनिफिट दोगे लेसर को। डिलीवरी जो होगा आपको एक्चुअल डिलीवरी के थ्रू होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकता है, और लीज एग्रीमेंट जो है आपको रजिस्टर करवाना जरूरी होता है।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब होता है कि आप किसी सिंबॉलिक डिलीवरी शो कर रहे हो। आपने मैंने क्या किया कि आपको मैंने जो फ्लैट है उसकी की चेन दे दिया कि ये लो आपको ये फ्लैट की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लेसर होगा और जो लेसी होगा आपस में लीज एग्रीमेंट साइन करेंगे, दोनों पर्सन क्या होगा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से गवर्न करता है। सेक्शन नंबर कौन सा है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आप लोग मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। लीगल फॉर्मेलिटी सेक्शन 107 ऑफ द जो कि डील करता है लीज के बारे में, उसको आपको अप्लाई करना है। सेक्शन 105, 106, 107 डील विद द लीज एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है 107 बताता है कि लीज कैसे मेड होता है। हमने देख लिया लीज जो होता है दो पार्टीज के बीच में होता है, एक पार्टी होता है लेसर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, एक पार्टी होता है लेसी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करता है, एक पार्टी होता है लेसी जिसको उस प्रॉपर्टी में वो राइट टू एंजॉयमेंट या राइट टू यूज मिलने वाला होता है। सेक्शन 107 बात करता है कि किस तरीके से लीज एग्रीमेंट साइन होगा, ये किस तरीके से लीज एग्रीमेंट एंटर होगा, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, पीरियोडिकल होगा, रजिस्टर करवाना जरूरी है नहीं जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्टार्ट करने से पहले कि आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी जब भी आप पढ़ रहे हो सेक्शन, उसके साथ साथ आपको दो एक्ट और पढ़ना है, एक तो है स्टैम्प एक्ट 1899, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देख लेते हैं। सेक्शन 107 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द मैनर, किस तरीके से जो लीज होगा वो बनाया जाएगा और किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर आपका जो लीज है लीज एग्रीमेंट आप साइन करो लेसर और लेसर के बीच में, अगर वो 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन का है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसका स्टैम्प ड्यूटी फीस पे करोगे, ठीक है, मैंडेटरी। बट अगर आपका सपोज क्या नाम है आपका ना एक बहुत बड़ा घर है तो उसमें बहुत सारे रूम है, आप एक एक रूम को किराए पे दे रहे हो और सबसे आप लीज एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हो, लीज एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो आप 1 साल का साइन नहीं कर रहे हो। आपने जनरली देखा हो जो रेंट एग्रीमेंट साइन होते हैं ना वो हमेशा 11 मंथ के, मोस्ट ऑफ द केसेस में 11 मंथ का साइन होता है। क्यों 11 मंथ का साइन होगा? अगर 12th मंथ का साइन होगा तो वो 1 साल का हो जाएगा। अगर 1 साल का रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड होता है। अब सपोज कोई किराए के घर में रह रहा है और जिसका किराया जो है 2000, 3000, 5000 या 7000 मैक्सिमम है और वो उस पर्सन से अगर हम 1 साल का लीज रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, तो रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? जो किराएदार है वो कराएगा या जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है वो करवाएगा। उसका स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा? तो इसी लूपहोल से बचने के लिए लोग क्या करवाते हैं 12 मंथ का एग्रीमेंट ना करवा के 11 मंथ का लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड नहीं होता। ओरल चल सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, रिक्वायर्ड नहीं। बट अगर आपका 12 मंथ का है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी दोनों करना पड़ेगा। तो 1 साल से ज्यादा का 1 साल का अगर आपका लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट उसका रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड। ये कौन बताता है हमको? 107 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टाइप्स ऑफ लीज में देख लेते हैं। फिक्स टाइम ड्यूरेशन, फिक्स मतलब आपका जो एग्रीमेंट उसमें फिक्स है कि आप 5 साल के लिए लीज करवा रहे हो या फिर 32 ईयर्स के लिए लीज करवा रहे हो या फिर 49 ईयर्स के लिए लीज करवा रहे हो, इसे कहते हैं परपेचुअल लीज एग्रीमेंट। पीरियोडिक लीज एग्रीमेंट मतलब आप एक टाइम पीरियड डिफाइन करो कि 42 क्वार्टर्स के लिए ये पीरियोडिक लीज या फिर फिक्स लीज एक ही तरीके का होता है कि हम, बट डिफरेंस ये होता है कि जो फिक्स लीज होता है जिस टाइम पीरियड के लिए लीज किया गया, ठीक है, वो टाइम पीरियड जैसे ही एक्सपायर होता है आपका लीज एग्रीमेंट एक्सपायर होता है। बट जो पीरियोडिक लीज होता है वो उसमें हम पहले से लिख देते हैं कि हम हर एक क्वार्टर को छोड़कर अगले क्वार्टर जो आएगा, मतलब हर एक ईयर के सेकंड क्वार्टर में हम आपसे लीज में लेंगे, हर एक ईयर के सेकंड क्वार्टर में हम आपसे लीज में ये प्रॉपर्टी लेंगे, इसे कहते हैं पीरियोडिक लीज। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लीज पे है और ये चीज पहले से डिफाइन कर दी जाती है कि इस क्वार्टर में हम लेंगे, अगले क्वार्टर हम नहीं लेंगे, हम खाली कर देंगे, ठीक है, इसे कहते हैं पीरियोडिक लीज। एक होता है परपेचुअल जिसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता है कि आप प्रॉपर्टी कब तक लीज पे ले रहे हो, इसे कहते हैं परपेचुअल लीज। परपेचुअल लीज रेयरली होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने नहीं देखा होगा बट लीगली अलाउड है। लीज एट विल, लीज एट विल मतलब कि आपका कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, बट आपका जब मन करेगा आप लीज एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हो। आप वो आपने जो प्रॉपर्टी लीज पे ली थी लेसर को दोबारा रिटर्न कर सकते हो और वहां से जा सकते हो खाली करके, इसे कहते हैं लीज एट विल, ठीक है। या फिर लैंडलॉर्ड जब उसका मन करेगा वो उसको खाली करवा देगा कि भाई हो गया आपका, चाहिए आप, ठीक है, हम आपको लीज में नहीं देना चाहते, इसे कहते हैं लीज एट विल। Next है tenancy at sufferance. Lessee continues to occupy the after the expiry without the consent. इसे कहते हैं tenancy at sufferance. Next कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जिसको देख लेते हैं। डेल्टा इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस श्याम सुंदर गनेरीवाला 1999 की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अनरजिस्टर्ड लीज एक्सीडिंग द 1 ईयर, अगर 1 ईयर से ज्यादा का कोई लीज है या फिर 1 ईयर का कोई लीज है जिसको आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो लीज वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा बिफोर द लॉ। एक अगेन एक जजमेंट एसोसिएटेड होटल्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस आर.एन. कपूर 1959 की जजमेंट है। इसमें बताया गया था लीज एंड लाइसेंस को डिफाइन किया गया था इस जजमेंट में कि लीज अलग होता है, लाइसेंस अलग होता है, दोनों देख लेंगे एक बार कि लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है। लीज इन्वॉल्व ट्रांसफर, लीज में क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, लीज में क्या करते हैं हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। हमने देखा कि हम क्या करते हैं या राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करते हैं या राइट टू यूज ट्रांसफर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट कदरत लॉ वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड बरेली 1974 के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसने बताया इस जजमेंट में बताया कि लेसर की क्या क्या राइट्स होते हैं, लेसर लस्सी की क्या क्या राइट्स होते हैं रिगार्डिंग द पोजीशन
अगर जैसे अगर उसको उस घर का उसके पास पोजीशन, उसके क्या राइट है, आपको उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर टेक केयर रखना है, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, आपको जो रेंट है प्रॉपर टाइम पीरियड पे देना है, जो भी नेसेसिटी सर्विसेज है, बेलर की जो ड्यूटी बनती है बेलर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, बेली की जो ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी, सॉरी लेसी की जो ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, बहुत ही देखने में कॉमन लगता है बट कॉमन नहीं है। लीज में हमने देख लिया कि हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, किस पीरियड के लिए, या तो जनरली हम क्या करते हैं 1 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 साल से कम के लिए करते हैं, या कई बार 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल के लिए हम लीज एंटर करते हैं। यहाँ पे 2 पार्टी होता है, लेसर और लेसी, बट लाइसेंस में 2 पार्टी होते हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसी। यहाँ पे भी क्या होता है कि सेम लीज और लाइसेंस देखने में बहुत ही अलग है, बट जो माइन्यूट डिफरेंस है ना वो टाइम पीरियड का डिफरेंस है। जो लीज होता है ना, आप ये नहीं देखोगे कोई 2 दिन के लिए कमरा किराए पे ले रहा है, ये 4 दिन के लिए कमरा किराए पे ले रहा है, उसे लीज नहीं बोलेंगे, उसे लाइसेंस बोलेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन का डिफरेंस है। लीज में क्या होता है, ये ड्यूरेशन का डिफरेंस है, फिर इंटरेस्ट का डिफरेंस है कि आप, या फिर इंटेंशन का डिफरेंस है, जो लेसर है या लेसी है उसका इंटेंशन क्या है उस प्रॉपर्टी को लेने का। ठीक है, उसको लाइसेंस बोलते हैं। अगर आप सपोज आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे गए घूमने के लिए और वहां पे आपने 4 डेज एंड 3 नाइट्स के लिए आपने रूम बुक किया, आप उस रूम में रहने वाले, और 4 डेज 3 डेज के लिए आपने रूम बुक किया, आप वहां पे रहने वाले हो, क्या आप उस रूम में या फिर उस होटल में आपने क्या उसको लीज पे ले लिया है, 11 महीने के लिए आपने लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है क्या, 1 साल के लिए आपने लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है क्या, नहीं, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए लिया, 4 दिन या 2 दिन के लिए लिया, उसे कहते हैं लाइसेंस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। ठीक है, और जो लाइसेंस का टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत ही शॉर्टर होता है इन रिस्पेक्ट टू लीज, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती नहीं है। और लाइसेंस में 2 पार्टी होता है, लाइसेंसर और लाइसेंसी। देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। लीज मतलब होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है, रिक्वायर्ड फॉर द 1 ईयर, या उससे रजिस्ट्रेशन अगर आप लीज एग्रीमेंट साइन करो 1 साल से ज्यादा का, उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, बट लाइसेंस 1 साल से ज्यादा का होता ही नहीं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लीज का जो पोजीशन होता है एक्सक्लूसिव पोजीशन होता है, अगर मैं अपना बंगलो किसी को लीज पे दे रहा हूँ तो उस बंगलो का एक्सक्लूसिव पोजीशन हो, बट लाइसेंस में नहीं होता है, सिर्फ आप उसमें यूज कर सकते हो और कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत ही शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है। लीगल रेमेडीज, आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपको कोई राइट ब्रीच हुआ लेसर या लेसी का, तो उसके पास लीगल रेमेडीज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। ओनली द पर्सनल राइट्स है जो कि आप रिवोकेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डील करता है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ओनर, जो एक्चुअल ओनर नहीं है बट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी ऑस्टेंसिबल ओनर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो उससे आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केस लॉस या फिर लीडिंग केस लॉस बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का ट्रांसफर समझने से पहले ना देख लेते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर होता कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ी तरीके से स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हु इज ऑस्टेंसिबल ओनर एंड व्हेन इज ट्रांसफरी फ्रॉम ऑस्टेंसिबल ओनर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रियल ओनर। ठीक है, इसके ऊपर एक डॉक्ट्राइन भी आ सकती है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, या फिर हु इज ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब ऐसा ओनर जो रियल ओनर नहीं है। सपोज एक इमोल प्रॉपर्टी में एक बंगलो है, ठीक है, उसका रियल ओनर कोई और है, बट उस बंगलो को प्रिटेंड कोई और कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा ओनर जो रियल ओनर है। सपोज मेरे पास मेरा बंगलो है एक मुंबई में, जहाँ पे मैं नहीं रहता हूँ, बट मेरा जो भतीजा है, नेफ्यू है, या फिर मेरा जो बेटा है वो क्या करता है, वहाँ पे रहता है और उसको मैनेज करता है, और उसके कुछ पार्ट या फिर कुछ एरिया उन्होंने मेरे बेटे ने क्या किया, उसको लीज पे दिया हुआ है। ठीक है, लीज पे दिया हुआ है और सबको ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक्चुअल में रियल ओनर है, बट रियल ओनर कौन है, मैं हूँ रियल ओनर। उसने क्या किया, रियल ओनर प्रिटेंड करके सब कुछ मैनेज करता था, लोगों को लगता था कि वही रियल ओनर है, और सबको लगा कि हाँ सच में वही रियल ओनर है। उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। बाद में क्या मैं जिसको उसने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, उस पर्सन से मैं प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता हूँ क्या? तो ऑस्टेंसिबल ओनर समझा ऐसा पर्सन जो कि एक्चुअल ओनर नहीं है, बट अपने आपको प्रेटेंड कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वही रियल ओनर है, उसे बोलते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का, आउटवर्डली शो कर रहा है, एक्ट कर रहा है कि वो ओनर है, इवन इफ ही इज नॉट रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट पोजेसिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस में भी वो क्यों कर रहा है ऐसा, या तो मैंने उसको एज अ कंसेंट दिया था कि आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। मैंने अपने बेटे को कहा आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इससे आपको कोई भी बेनिफिट अराइज हो सकता है, उसको आप रख सकते हो। मैंने कंसेंट दिया था आपको अगर इस प्रॉपर्टी को किसी को सेल करना है फर्दर, आप सेल कर सकते हो। अगर या तो मैंने कंसेंट के थ्रू, या तो मैंने मेरे को नॉलेज दिया, मैंने परमिशन दिया, या फिर किसी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, और रियल ओनर क्या हैव सेट टू हैव हेल्ड आउट दिस पर्सन, उस पर्सन को क्या कर दिया, यही एक रियल ओनर ने किसी और पर्सन को क्या किया, ये एक
एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो रियल ओनर भी बता सकता है कि इस पर्सन, ये पर्सन क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है। कुछ कंडीशंस है, अगर सपोज उसने, मेरे बेटे ने प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मेरे को बिना बताए, रियल ओनर कौन है, मैं हूँ, एक्चुअल ओनर कौन है, मैं हूँ, प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो बट उसने ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर। और जिसको प्रॉपर्टी मिली वो ट्रांसफरी। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को मिली वो वैलिड रजिस्ट्रेशन या फिर वैलिड टाइटल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है जिस जहाँ पे ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन दी जाती है। कहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है, अगर ट्रांसफरी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो बाद में रियल ओनर जाकर उसको क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, कुछ कंडीशन से देख लेते हैं। कंडीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफरी अंडर सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफरी मतलब जो बायर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी फ्रॉम द ऑस्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब रिप्रेजेंटेटिव ओनर जो एक्चुअल ओनर नहीं था, प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको इफ जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर जो है ऑस्टेंसिबल ओनर है एंड उसने अपीयर किया, अपने आप को दिखाया कि मैं ही रियल ओनर हूँ, और जो रियल ओनर है उसने अपनी कंसेंट दी हुई थी ऑस्टेंसिबल ओनर की, ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफरी ने जो भी प्रॉपर्टी को परचेस किया गुड फेथ में परचेस किया, कुछ मिस रिप्रेजेंट करके प्रॉपर्टी को परचेस नहीं किया। ट्रांसफरी का जो क्या था, ट्रांसफरी को लग रहा था यही बंदा ओनर है तो यही होगा, उसने उससे क्या किया, प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया, और जो कंसिडरेशन है ट्रांसफरी ने जो भी कंसिडरेशन पे करना था वो कंसिडरेशन ट्रांसफर को पे किया। उसके बाद ट्रांसफरी ने रीजनेबल केयर भी लिया, जानने की कोशिश भी की कि एक्चुअल में रियल ओनर कौन है। उसको लगा कि भाई यही पर्सन, मेरा जो बेटा है वही रियल ओनर है, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो इस सिचुएशन में अगर मैं एज अ रजिस्टर्ड टाइटल रियल ओनर अगर कोर्ट में जाता हूँ प्रूफ करने के लिए कि माय लॉर्ड मेरी परमिशन के बिना, ठीक है, मेरे बेटे ने प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दिया, तो वहां पे कोर्ट किसको प्रोटेक्ट करेगा, वो थर्ड पर्सन जो ट्रांसफर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये जो डॉक्ट्राइन आया था ना, वो इसी चीज के लिए आया था कि जो थर्ड पार्टी है जिसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को परचेस किया, प्रॉपर कंसिडरेशन पे किया, उसने कोशिश भी की रियल ओनर फाइंड करने का, बट उसको लगा कि यही रियल ओनर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो डॉक्ट्राइन है ये पिक्चर में आया था। व्हेन द ट्रांसफरी, कब ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट किया होगा, जब ट्रांसफरी है अब जो कंडीशन है 5 कंडीशन हमने डिस्कस किया उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट करेगा, इवन इफ ऑस्टेंसिबल ओनर वाज नॉट रियल ओनर नहीं था एंड रियल ओनर लेटर क्लेम्स द प्रॉपर्टी। उस सिचुएशन में भी जो रियल ओनर है वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट परचेजर को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है इनजस्टिस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द रियल ओनर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मेरे को लगता है कुछ डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन विद द ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, हमने देख रखा है कि ऑस्टेंसिबल ओनर इज अ पर्सन जो कि अपीयर करता है एज अ रियल ओनर बट एक्चुअली वो रियल ओनर नहीं होता है, रिप्रेजेंट करता है कि मैं रियल ओनर हूं और किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है गुड फेथ में। ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज अ वैलिड माना जाएगा इवन इफ द ऑस्टेंसिबल ओनर हैज नॉट द रियल ओनर। एसेंशियल कंडीशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक केस लो है ना, 1872 का केस लो है, बहुत ही पुराना केस लो है, राम कुमार कोंदू वर्सेस मैकिन, ठीक है। फैक्ट ये था कि एक पर्सन जिसको अलाउ किया गया था अपीयर एज अ, मैं उसने किसी पर्सन को, रियल ओनर ने किसी अनदर पर्सन को अलाउ किया था, कंसेंट दिया था कि आप ऐसा ओनर रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल ओनर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेरा ये बंगलो है आप बिकवा दीजिए, ठीक है। मेरा बंगलो बहुत दिनों से बिक नहीं रहा है, मेरे को बेचना है ये बंगलो, आप इसको बिकवा दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, रियल ओनर रिप्रेजेंट करके आप क्या कर सकते हो, मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा दीजिए, ठीक है। तो जो कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया, तो कोर्ट रूल दैट द पर्सन हु अलाउ अनदर अपीयर एज अ ओनर कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप लेटर। मैं उसको बाद में एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं रिप्रेजेंट करना चाहता, ऐसा नहीं हो सकता है। एक और जजमेंट है बिनोय कृष्णा मुखर्जी वर्सेस सीताराम भगत, 1932 की जजमेंट है। इसमें रीअफर्म किया सेम चीज को कि रियल ओनर क्लॉक अनदर विद ओनरशिप एनी बोनाफाइड परचेज एक्टिंग ऑन द बिहाफ इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर मैंने किसी को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया है, कंसेंट दी है, तो बाद में जो कोर्ट क्या करेगा, जो थर्ड पार्टी है जो ट्रांसफर है उसको प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा। क्वेश्चन में 15 और 16 हमारा कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। नेक्स्ट है डिफाइन द एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। बहुत ही रिपीटेटिव टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना कि कंपलसरी क्वेश्चन है और अटेंड करना ही है, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन होता है चूजिंग बिटवीन टू इनकंसिस्टेंट थिंग्स। दो इनकंसिस्टेंट चीजों में से आपको कुछ चूज करना है और आपको दोनों ही चूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों में से एक चीज चूज नहीं करना है, आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ये बोलता है कि सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बट वो आपने अगर गिफ्ट
हमने पढ़ा था, गिफ्ट में हमने देखा कि अगर कोई पर्सन हमें गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है विद लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, तो हम लायबिलिटी वाला पार्ट को डिनाई नहीं कर सकते और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ लायबिलिटी वाले को डिनाई करेंगे, ऐसा नहीं करेगा। आपको अगर जो गिफ्ट है विद बर्डन है, गिफ्ट विद बर्डन है, तो वहाँ पे आपको बर्डन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी यही बोलता है कि आपको कोई सपोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बट उस प्रॉपर्टी पे, गिफ्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उस प्रॉपर्टी पे कुछ बर्डन है, कुछ लायबिलिटी है, तो आप उस बर्डन या लायबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते हो और सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हो, आपको उस बर्डन को भी एक्सेप्ट करने का पड़ेगा और प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कौन बताता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बताता है। सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 deals with the doctrine of election. Doctrine of election मतलब a person who takes the benefit of a person who takes the benefit of the instrument must also accept or bear its burden if any. अगर कोई burden है तो उसको वो भी आपको accept करने का पड़ेगा। A person receive a benefit under the transaction, they must accept everything under the transaction, whether a positive thing, whether a not negative thing. एक एग्जाम्पल, आप ऐसे सपोज एक प्रॉपर्टी ओनर है जिसके पास who has no authority over another's property transferred to someone else. At the same time, he gives a gift to a real owner of that property of the same instruments. Now the real owner has two choices: accept the gift, allow the unauthorized transfer, or reject the transfer. Same चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, असेंशियल देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का असेंशियल क्या है? क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है बाय अ पर्सन हु हैज नो राइट, जिसके पास कोई राइट नहीं था। एग्जांपल में ये लिखा हुआ कि सपोज मैं एक ऑस्टेंसिबल ओनर हूँ, ठीक है, ऑस्टेंसिबल ओनर होते हुए मैंने किसी रियल ओनर की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया बिना रियल ओनर को बताए। मैं एक ऑस्टेंसिबल ओनर हूँ, मैंने क्या किया, एक ट्रांसफरी को बुलाया, थर्ड पर्सन को बुलाया, उसको मैंने अपने किसी रियल ओनर की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया किसी और को, और बाद में मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैंने कोई गिफ्ट किसको दे दिया, रियल ओनर को दे दिया। अब रियल ओनर के पास ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, ठीक है, या तो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे ट्रांसफर को, जो मैंने वो जो प्रॉपर्टी दी है उसको रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा और जो मैंने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दी है, थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी दी है, वो भी लेगा, ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये बोलता है देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए बाय अ पर्सन एंड सेम इंस्ट्रूमेंट मस्ट कन्फर्म अ बेनिफिट टू द रियल ओनर। उसको सेम इंस्ट्रूमेंट में, सेम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में जो रियल ओनर है उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा होना चाहिए, और रियल ओनर क्या करेगा, इलेक्ट करेगा, चूज करेगा वेदर टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर, उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इफ ओनर एक्सेप्ट करता है बेनिफिट को, जो मैंने उसको गिफ्ट दिया उस बेनिफिट को एक्सेप्ट करता है, तो जो ट्रांसफर हुआ उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। also must accept the burden, मतलब जो ट्रेड इज ट्रांसफर। इफ ही रिजेक्ट, अगर वो ट्रांसफर जो मैंने उसको थर्ड पर्सन को, मैं उसको बिना बताए मैंने ट्रांसफर दे दिया, तो मैंने जो उसको गिफ्ट दिया ना उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा। एग्जांपल दिया हुआ है कि ए एक प्रॉपर्टी ओन करता था, प्रॉपर्टी एक्स, बी ने क्या किया, ए की प्रॉपर्टी बिना उसकी परमिशन की किसी पर्सन, थर्ड पर्सन को, सी को गिफ्ट कर दिया एंड ए को बदले में, उसके बदले में 5 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। अब ए के पास ऑप्शन है, या तो वो जो प्रॉपर्टी सी को जो ट्रांसफर हुई है वो एक्सेप्ट कर ले और 5 लाख का रुपए का जो गिफ्ट है वो भी एक्सेप्ट कर ले। वो ऐसा नहीं कर सकता कि 5 लाख का गिफ्ट भी एक्सेप्ट करेगा और साथ में जो सी को जो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी उसको रिवोक करवाने जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में। ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन बताता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये भी किसको प्रोटेक्ट करता है? ट्रांसफर, जिसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को परचेस किया। क्वाड्रिंगटन वर्सेस क्वाड्रिंगटन 1875 की जजमेंट, इसमें बताया गया था कि वन हु एप्रोबेट एंड रीएप्रोबेट रिजेक्ट द सेम डीड। बिल्कुल ठीक है, एक पर्सन क्या कर सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो एक्सेप्ट करने वाली चीज है वो भी करेगा और रिजेक्ट करने वाली चीज है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। अगेन रंगामा वर्सेस आचमा 1906 की जजमेंट है, ये इंडियन जजमेंट नहीं है। This is case applied based doctrine where a widow took benefit from deed and was bound by condition. Simple, ठीक है। अगर कोई विडो है और जिसको बेनिफिट मिल रहा है और उसको जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो डिसएडवांटेज है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारा कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रूल अगेंस्ट द परपेचुटी अलोंग विद इट्स एक्सेप्शंस? रूल अलोंग विद द परपेचुटी, परपेचुटी मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी बीइंग ट्राइड ऑफ टू द फॉरएवर, मतलब किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो, इसे कहते हैं रूल ऑफ परपेचुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 डील विद द रूल अगेंस्ट द परपेचुटी अलोंग विद इट्स एक्सेप्शन। आपको रूल अगेंस्ट द परपेचुटी बताना है, उसके क्या क्या एक्सेप्शंस है वो बताना है। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द रूल अगेंस्ट द परपेचुटी। पहले देख लेते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में आया ही क्यों हमें रूल अगेंस्ट द परपेचुटी पढ़ना है। रूल अगेंस्ट द परपेचुटी, परपेचुटी वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कंटिन्यूस चलती जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, कोई खत्म, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसी को बोलते हैं परपेचुटी। तो परपेचुटी का मतलब होता है कि सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है मेरे मुंबई में,
मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को वसीयत बनाई, वसीयत में लिखा कि मेरी चारों प्रॉपर्टी जो है मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को जाएगी, उसके मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी, उसके मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी। ऐसे प्रॉपर्टी क्या होगी, इनहेरिटेंस होती रहेगी, ट्रांसफर नहीं होती रहेगी किसी और पर्सन को। अगर ट्रांसफर नहीं होगी तो प्रॉपर्टी तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं जाएगा गवर्नमेंट को, जब स्टैम्प ड्यूटी ही गवर्नमेंट को नहीं जाएगा तो ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, ये पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ हो गए ये रूल। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, परपेचुटी को खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट में रूल आया कि हम किसी भी पर्सन को टाइड अप नहीं रखेंगे। कोई भी पर्सन अगर जो मर चुका है उसके बाद प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रहेगी, किसी और के नाम पे नहीं जाएगी, ऐसा कंसेप्ट होगा ही नहीं। तो परपेचुटी को खत्म करने के लिए रूल अगेंस्ट द परपेचुटी है। सेक्शन 14 बोलता है कि एक ही पर्सन प्रॉपर्टी को टाइड अप नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता प्रॉपर्टी, वो फर्दर ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। तो उसके रिगार्डिंग बात करता है। और रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 को 13, 14 और 16 के साथ कई बार पढ़ते हैं। इसमें ये होता है कि ट्रांसफर टू अनबॉर्न के बारे में भी कंसेप्ट गिवन होता है। ट्रांसफर टू अनबॉर्न मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कोई भी बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्या हम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज वेरी बिग यस, हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ऐसा कोई भी पर्सन जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट लॉ तो नहीं बोलता कि, लॉ तो बोलता है हमेशा कि जो प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन में होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बताता है कि जो पर्सन होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए उसी को ट्रांसफर करेंगे। बट हम ऐसा कोई भी पर्सन जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो लॉ ये बोलता है, सेक्शन 13, 14, 16 ये बोलता है कि पहले आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करोगे फॉर द लाइफ, उसकी लाइफ के लिए। सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी, एक मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी है, मैं अपने बेटे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, बेटे को नहीं, बेटे के बेटे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ग्रैंड सन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मेरा जो पोता है उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, वो अभी एक्सिस्ट नहीं करता है, पहले मैं क्या करूंगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने बेटे को ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अपने बेटे को ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद फॉर द लाइफ, जब तक मेरे बेटी की लाइफ रहेगी तब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास होगी। जैसे ही मेरे बेटे की डेथ होती है उसके बाद मेरे जो ग्रैंड सन है उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो लॉ ये बोलता है कि द लाइफ ऑफ द होल लाइफ ऑफ अनदर पर्सन जिसके लिए हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, उसकी एज, और जो पर्सन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता उसकी मेजोरिटी एज विच एवर इज लेटर जो प्रॉपर्टी होगी वो उसको ट्रांसफर होगा। खैर ये तो रूल अगेंस्ट ट्रांसफर टू अनबॉर्न के बारे में कंसेप्ट है जो हम इसमें नहीं इसमें पढ़ने वाले हैं, बट अभी ट्रांसफर टू अनबॉर्न का स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम ट्रांसफर टू अनबॉर्न के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद द रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ये बोलता है कि द लॉ डज नॉट अलाउ द पीपल टू कंट्रोल द प्रॉपर्टी फॉर एवर आफ्टर हिज डेथ। अब डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, टाई अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए ने जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स ने एक प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर किया, एक्स ने प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर किया, और ये कहते हुए कि मैं ए के जो सन है, जो उसका पोता होगा, एक्स का पोता होगा, उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो पहले एक्स ए को ट्रांसफर करेगा, फिर ए का जो बेटा होगा जो कि एक्स के लिए पोता हो जाएगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई नहीं करता, जहाँ पे मतलब जो प्रॉपर्टी होगी वो परपेचुअल लाइफ के लिए, लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी, उसको फर्दर ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। लाइक चैरिटीज में अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, लीज में लीज है जो कि परपेचुअल लीज है, अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई लीज है, उस केसेस में पर्सनल अग्रीमेंट आपके उसके और आपके बीच में एंटर हुआ है कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए वो लीज हैंडल कर रहे हो, उस केसेस में जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है वो अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट केस लो है स्टैनले वर्सेस लीग 1836 का केस है। गिफ्ट टू द अनबॉर्न पर्सन को अगर आप कोई गिफ्ट ट्रांसफर कर रहे हो एंड विद द कंडीशन इट विल वेस्ट विद सेवरल जनरेशंस के साथ साथ जो गिफ्ट है वो फर्दर पास ऑन होता रहेगा, ऐसा जो गिफ्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हेल्ड वाज इनवैलिड ड्यू टू द परपेचुटी। नेक्स्ट अगेन एक और जजमेंट है गिरिजेश दत्त वर्सेस दत्त दिन हेल्ड दैट ट्रांसफर कैन नॉट पोस्टपोन वेस्टिंग बियॉन्ड द अलाउड अंडर द टाइम। ठीक है, ट्रांसफर को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो कि वेस्टिंग पीरियड जो अलाउड है लॉ में, सेक्शन 14 में जो वेस्टिंग पीरियड गिवन है, सेक्शन 14 में वेस्टिंग पीरियड क्या गिवन है, सेक्शन 14 में वेस्टिंग पीरियड गिवन है कि अगर हम किसी अनबॉर्न को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले हम किसी लाइफ को ट्रांसफर करेंगे, किसी और पर्सन को ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए उस अनबॉर्न के लिए, तो उसकी उस लाइफ की जो लाइफ जब कंप्लीट होगी, जो एज है वो कंप्लीट होगी, या फिर मेजोरिटी एज ऑफ द सच अनबॉर्न, जो अनबॉर्न बॉर्न होने के बाद उसकी जो मेजोरिटी एज होगी विच एवर इज लेटर, उसके बाद आप उससे पहले प्रॉपर्टी को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो था क्वेश्चन नंबर 18 which deals with the rule against the perpetuity. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 डील विद द लिस्ट पेंडेंस के बारे में बात करता है। लिस्ट पेंडेंस मतलब होता है आपके जो सिलेबस है
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसमें टोटल 6 डॉक्ट्रिन्स है, 6 डॉक्ट्रिन्स में 6 डॉक्ट्रिन्स है, 6 डॉक्ट्रिन्स में से कोई एक डॉक्ट्रिन एग्जाम में जरूर आती है, उसमें से एक डॉक्ट्रिन अभी पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब होता है लिटिगेशन पेंडिंग है बिफोर द इंडियन कोर्ट। आपके पास सपोज मेरे पास एक बंगलो वाली प्रॉपर्टी है, सॉरी मुंबई में एक मेरा बंगलो है जिसका ओनर मैं हूं, और आप क्या कर रहे हो, उस सेम प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लेम कर रहे हो, और आप और मैं चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है, अभी डिस्प्यूट है। उस मीनवाइल द डिस्प्यूट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्स, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्स मैंने क्या कर दी, वो प्रॉपर्टी किसी फर्दर पर्सन, किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। अब लॉ ये बोलता है क्या, जो थर्ड पार्टी को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, क्या वैलिड राइट एंड लायबिलिटीज मिलेगी क्या। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ थर्ड पार्टी और मेरे के बीच में, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल अग्रीमेंट माना जाएगा। इसको वॉइडेबल इसलिए माना जाएगा कि ना तो ये वैलिड है ना तो वॉइड है कंप्लीटली। ये डिपेंड करता है कोर्ट की जजमेंट पे। अगर कोर्ट जो जजमेंट है मेरे फेवर में देता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, तब तो मैंने जो उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया वो वैलिड है, नहीं तो वो वॉइड है। सेक्शन 52 ये देख लेते हैं एक बार। ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द थर्ड पार्टी, जिसको प्रॉपर्टी मिली उसको, उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है जनरली। 52 डील विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। इसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। अगर प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द इंडियन कोर्ट, तब तक कोई नया ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नया ट्रांसफर नहीं हो सकता, ताकि हम एक्चुअल अभी डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग है, डिस्प्यूट टाइटल के रिगार्डिंग कि किसका ओनर कौन है, आप हैं या मैं हूँ। इसके मीनवाइल मैंने अगर प्रॉपर्टी सेल कर दिया तो कोई न्यू ट्रांसफर नहीं हो सकता जनरली। बट अगर ट्रांसफर हो गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ट्रांसफर सेल डीड जो एंटर हुई, वो वॉइडेबल इन नेचर होगा, वैलिड भी नहीं है एंड वॉइड भी नहीं। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ लॉसूट इज ऑनगोइंग involving a property, the ownership cannot be changed or transferred to someone else, otherwise it would disturb the court proceeding। ये जनरल चीज है। एसेंशियल देख लेते हैं। इस डॉक्ट्रिन को प्रूव करने के लिए देयर मस्ट बी पेंडेंसी ऑफ द सूट होना चाहिए, प्रोसीडिंग बिफोर द इंडियन कोर्ट में पेंडेंसी होनी चाहिए, एंड राइट जो है हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट होना चाहिए। जो डिस्प्यूट चल रहा है वो यही चल रहा है ना कि किसका राइट है इसकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मुंबई का जो बंगला है वो मेरा है या आपका है। थर्ड पॉइंट जो ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग द पेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट में बिफोर द कोर्ट जो डिस्प्यूट हुआ पेंडिंग है उसके बीच में मैंने ट्रांसफर किया है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पार्टी इन द सूट। अदर पार्टी का जो राइट है बिल्कुल अफेक्ट करेगा। एंड ट्रांसफर इज नॉट वॉइड, वॉइड नहीं माना जाएगा, वैलिड भी नहीं माना जाएगा, बट ट्रांसफर इज बाउंड बाय द आउटकम। जो ट्रांसफर ही है, जो थर्ड पार्टी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, वो डिपेंड उसके कोर्ट के जजमेंट पे उसका जो राइट है वो डिपेंड करेगा कि वो वैलिड टाइटल होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। कुछ जजमेंट से देख लेते हैं। केस लॉस जयराम मुदलियर वर्सेस आयास स्वामी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इन्होंने ये बताया थी हेल्ड दैट ट्रांसफर ड्यूरिंग द लिटिगेशन कैन नॉट डिफीट द राइट ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व्ड इन द केस। उनके राइट को डिफीट नहीं करेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी अगर कोई ट्रांसफर हुआ है तो। गौरीदत्त महाराज वर्सेस सुकूर मोहम्मद का केस है। इस जजमेंट में सेम ट्रांसफर ऑफ ड्यूरिंग द लिटिगेशन के बारे में जो कंसेप्ट उसको रिट्रीट किया गया, उसमें बताया कि जो ट्रांसफर है ड्यूरिंग द लिटिगेशन वो वॉइड नहीं है, बट आर सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और उसको डिफरेंस बताना है राइट टू सू के बारे में, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच डील्स विद एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है एक्शनेबल क्लेम के बारे में। एक्शनेबल क्लेम मतलब एक ऐसा क्लेम होता है जो कि अनसिक्योर्ड होता है, जो कि सिक्योर्ड नहीं है किसी प्रॉपर्टी की से, किसी भी प्रॉपर्टी से या फिर किसी भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड नहीं है। ऐसा कोई भी क्लेम जो कि आप किसी पर्सन पर लीगल क्लेम होना चाहिए और अनसिक्योर्ड होना चाहिए, ऐसे क्लेम को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी रिकवरेबल डेट जो आपके पास लीगल राइट है। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है, बट वो जो किराएदार है वो 6 महीने से मेरा किराया ही नहीं दे रहा है, तो मेरे पास एक राइट आ जाता है, लीगल राइट आ जाता है कि 6 महीने तक का किराया मैं उसे रिकवर कर सकता हूँ। सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, रिकवरेबल डेट है, लीगल डेट है, मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। ऐसे क्लेम को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। सपोज मैंने किसी पर्सन को, मैंने अपने भाई को 10,000 रुपीज का लोन दिया, 10,000 रुपये का लोन दिया। अब उसने कहा था कि मेरे को 10,000 रुपये का लोन मैं आपको 2 महीने बाद मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा, बट 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसने मेरा 10,000 रुपये का लोन नहीं दिया। तो मैं उससे लीगली वो जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है रिकवर कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। वो जो मेरा अमाउंट है एक्शन लेके मैं क्लेम कर सकता हूँ, उसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। देख लेते क्या लिखा हुआ है। एक्शनेबल क्लेम इज अ लीगल राइट टू क्लेम द मनी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी दैट यू करंटली डोंट पोजेस। आप करंटली पोजेस नहीं करते, बट यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेस समथिंग
that thing which you are entitled to receive or can legally enforce before the court। बट यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, मैंने पहले ही बताया, जो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सिक्योर्ड है तो आपके पास सिक्योरिटी पर्पस है ना, सपोज मैंने किसी को 10,000 रुपए का लोन दिया, सेम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए का लोन दिया, बदले में मैंने अपने भाई को 10,000 रुपए का लोन दिया, बदले में मैंने उससे रोलेक्स की वॉच उससे ले ली, सिक्योर्ड लोन हो गया, मैंने उससे कुछ सिक्योरिटी पर्पस दिया, तो उसको एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलेंगे। मेरे पास जो रिलॉक्स की जो वॉच है उसको मैं सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ। एक्शनेबल क्लेम डज नॉट इंक्लूड सिक्योर्ड लोन। ये एलिमेंट्स देख लेते हैं एक्शनेबल क्लेम्स के। इट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल डेट होना चाहिए, लीगली रिकवरेबल, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं 10 साल पुराना डेट आप रिकवर करने की कोशिश करो, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। अनसिक्योर्ड होना चाहिए एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूव प्रॉपर्टी होना चाहिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए एंड द क्लेमर मस्ट नॉट, क्लेमर जो क्लेम कर रहा है अपना एक्शनेबल क्लेम, उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होना चाहिए। एनफोर्सेबल बिफोर द सिविल कोर्ट होना चाहिए। एग्जांपल है कुछ एक्शनेबल क्लेम का, मैंने किसी को लोन दिया 10,000 रुपए का, विदाउट कोई मॉर्गेज नहीं लिया, वो 10,000 रुपए अमाउंट मेरे लिए रिकवरेबल है और वो एक्शनेबल क्लेम है। मेरा जो टेनेंट है 6 महीने से मेरे को किराया नहीं दे रहा है, वो 6 मंथ का जो रेंट मैं उससे रिकवर कर सकता हूँ, विच इज एक्शनेबल क्लेम। मनी ड्यूरिंग, सपोज मैंने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था अपने बैंक्वेट हॉल के लिए, मेरे पास एक बैंक्वेट हॉल भी है नरेला में, और मैंने उसके लिए फायर इंश्योरेंस करवा रखा था। बट ड्यूरिंग द फायर इंश्योरेंस जो था वो मैच्योर हो चुका है, बट मेरे को वो फायर इंश्योरेंस का जो मैंने प्रीमियम पे किया था वो मेरे को रिसीव करना है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। इंश्योरेंस मैंने करवाया हुआ था लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए, वो जो कि मैच्योर इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। कंपनी ने मैंने बीएससी लिमिटेड या फिर अभी न्यूली आईपीओ जिसका है एनएसडीएल का, उसका मैंने उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड प्रपोज नहीं किया। डिविडेंड डिक्लेयर करना है, प्रपोज करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और मैं भी शेयर होल्डर हूँ, तो उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो जो डिविडेंड का अमाउंट को रिसीव करना वो मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम है। एग्जांपल्स दिया हुआ है कौन कौन से ऐसे क्लेम्स हैं जो कि एक्शनेबल क्लेम में कंसीडर में नहीं किया जाएगा। सिक्योर डेट है, एक्शनेबल क्लेम नहीं किया जाएगा। आपका राइट टू सू है, सपोज मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरे को क्या करोगे, नेक्स्ट मंडे को आप क्या करोगे, मेरे को 400 केजी आम मेरे को प्रोवाइड करोगे, मेरे को आम की जरूरत है, मेरे को किसी को आम फर्दर सप्लाई करना है, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे को 400 केजी का आम चाहिए, वो मेरे को 400 केजी का आम 400 किलो आम देने वाला है, बदले में उसको मैं कुछ अमाउंट देने वाला हूँ। उसने ड्यू डेट पे पार्ट जो उसका कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस था उसने परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच किया, तो मेरे पास राइट है ना कि मैं क्लेम, मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे को फर्दर जो सप्लाई करना था वो मैं नहीं कर पाया, जो लॉस हो उस क्लेम को मैं केस फाइल कर सकता हूँ, उसके अगेंस्ट बिल्कुल केस फाइल कर सकता हूँ। जो केस फाइल करने का जो राइट है ना वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है और उसको मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल होता है, बट राइट टू सू केस फाइल करने का जो राइट है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। राइट टू सू फॉर द कंपनसेशन और फॉर द डेफेमेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 88 रूल विद द एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफरेबल। एक्शनेबल क्लेम क्या हो सकता है, सपोज मेरा जो 6 महीने का जो रेंट मैं रिकवर नहीं कर पाया अपने टेनेंट से, मैं किसी और को राइट दे सकता हूँ कि एक काम करो भाई, तुम इस अमाउंट जो है रिकवर कर लेना, बदले में जो भी तुम्हारा कमीशन बनता होगा वो तुम रख के बदले में मेरे को ऐसे दे देना। तो ट्रांसफरेबल एक्शनेबल क्लेम क्या है, ट्रांसफरेबल है। एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रिटन इंस्ट्रूमेंट या फिर साइंड बाय द ट्रांसफरर। अगर वैल्यू जो है एक्शनेबल क्लेम की 100 रुपीज से ज्यादा है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। आफ्टर द ट्रांसफर स्टेप इनटू द शू ऑफ द ट्रांसफरर एंड कैन फाइल अ केस इन हिज ओन। ये एक बार देख लेते हैं। सपोज मेरा जो टेनेंट है उसने 6 महीने तक का मेरा किराया नहीं दिया हुआ है, मैंने किसी और पर्सन को बोला, उसका काम है रिकवरी मैन, वो रिकवरी मैन है, पैसे को रिकवर करता है। मैंने कहा था भाई 50,000 रुपये का किराया है, 6 महीने का किराया, टोटल 50,000 रुपये, उसने मेरा अभी तक जो किराया है वो नहीं दिया, उसका काम ही है रिकवरी करना। उसने मेरे को क्या कहा कि एक काम करो, आपका जो एक्सटर्नल क्लेम है मेरे को ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना एक्सटर्नल क्लेम आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, बदले में आप मुझे क्या दोगे। उसने कहा 50,000 रुपये का आपका अमाउंट है, हम आपको 45,000 इन हैंड देते हैं। उसने मेरे को 45,000 इन हैंड दिया। मैंने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसमें बताया कि मेरा जो एक्सटर्नल क्लेम था 50,000 का टेनेंट एक्स से जो मेरे को रिसीव करना था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब मैं तो फ्री हो गया, मेरे को अमाउंट मिला था 50,000, 45,000 लेके मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम को सेल कर दिया। अब नाउ ही जो रिकवरी पर्सन है, ही विल बी इन द शू ऑफ मी, ठीक है। अब वो मेरा, उसके पास मेरा राइट आ गया, एज अ लैंडलॉर्ड राइट आ गया कि वो उस टेनेंट से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आफ्टर द ट्रांसफर द ट्रांसफरी स्टेप इनटू द शू ऑफ द ट्रांसफरर एंड कैन फाइल केस, वो केस भी फाइल कर सकता है अगेंस्ट सच टेनेंट। कुछ केस लॉ से देख लेते हैं। इंडियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापड़ एंड ब्रॉस का जजमेंट, इसमें बताया गया था राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। एसवी राम वर्सेस ऑफिशियल असाइनी, इसमें सेम बताया, मेरा राइट टू सू इज नॉट एक्शनेबल क्लेम नहीं है, इसलिए ट्रांसफरेबल भी नहीं है। नेक्स्ट,
जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्लेम टू रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स डिलीवर इज एन एक्शनल क्लेम है। बॉम्बे स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस वासुदेव बाबू राव जजमेंट है, इसमें बताया कि राइट टू रिकवर द डैमेज फॉर द नॉन डिलीवरी उसने मेरे को आम डिलीवर नहीं किया, नॉन डिलीवरी का जो डैमेज था, हेल्ड नॉट एक्शनेबल क्लेम बट अ मेयर राइट टू सू, ठीक है, उसके वो क्या है, एक राइट टू सू है, एक्शनल क्लेम नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। तो ये जो है एक्शनल क्लेम हमको समझ आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ना जो राइट टू सू है, केस फाइल करने का जो राइट है, वो भी हमने और थोड़ा बहुत समझ लिया। अब एक बार एग्जाम्पल दिए हुए कुछ एक्शनल क्लेम के यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा एक्शनल क्लेम का वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार, एक्शनल क्लेम और सिर्फ राइट टू सू केस फाइल करने का अधिकार, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एक क्लेम होता है एनी डेट, ये राइट होता है टू फाइल अ केस, यहाँ पे आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होता, बट आप एंटाइटल हो उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ये गवर्न करता है। एक्शनल क्लेम को सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न करता है, बट राइट टू सू कोई गवर्न नहीं करता, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न नहीं करता है। सिर्फ ये राइट है आपका कि आप केस फाइल कर सकते हो, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज पर द ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये प्रोप्राइटरी राइट होता है, और मतलब एक राइट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, इट इज अ पर्सनल राइट है आपका। और जो एक्शनल क्लेम है वो लीगली इन्फोर्सेबल है बिफोर द कोर्ट, आप इन्फोर्सेबल करवा सकते हो, ओनली द ओरिजिनल होल्डर ऑफ द राइट कैन सू। एग्जांपल दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवाना एक्शनल क्लेम, अगर मैंने बोला था जैसे मैंने उसको रिकवरी मैन को अपना जो राइट है एक्शनल क्लेम का राइट मैंने अगर ट्रांसफर किया तो उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज्यादा है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। मेरे केस फाइल करने मैं किसी और को नहीं बोल सकता ना कि मेरे बिहाफ पे आप केस फाइल कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं एडवोकेट को अपॉइंट करूंगा, वकालतनामा साइन करूंगा, बट किसी और पर्सन को बोल रहा हूँ कि आप किसी एडवोकेट को अपॉइंट करके केस फाइल करो, तो ये राइट उसको ट्रांसफरेबल नहीं होता है। एक्शनल क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जजमेंट गिवन है जो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 डील विद द डिफाइन द एक्सचेंज। एक्सचेंज और सेल में क्या डिफरेंस है, एक बार कंसिडरेशन का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। कि सेल में क्या होता है कि दो पार्टी होती है, एक होता है बायर खरीदने वाला, एक होता है सेलर बेचने वाला। सेलर क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है, बायर का ड्यूटी बनती है कि कंसिडरेशन जो भी है, मनी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी कंसिडरेशन, वो बायर सेलर को पे करेगा और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का जो प्रोसेस वो कंप्लीट होगा, सेल कंप्लीट हो जाता है। एक्सचेंज और सेल में डिफरेंस ये है कि जो आप कंसिडरेशन पे करने वाले हो टू द सेलर, वो आपका मनी के फॉर्म में नहीं होगा, किसी और फॉर्म में होगा, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज, जिसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मुंबई में मेरा बंगलो है और आपकी जो प्रॉपर्टी है जयपुर में आपका एक बंगलो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसमें मैं ये लिखूंगा कि मैं अपना मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, बदले में आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो, अपना जयपुर वाला जो प्रॉपर्टी है वो आप मेरे को दे रहे हो, इसे कहते हैं एक्सचेंज। नॉट सेल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है आपका, प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी है, प्राइस नहीं। अगर प्राइस होगा तो वो सेल बन जाएगा। सेक्शन 118 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 882 डील विद द एक्सचेंज के बारे में। म्यूचुअली होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। When two persons mutually transfer the ownership of one thing for ownership of another, neither thing being money only, the transaction called exchange। वहाँ पे मनी का नहीं होना चाहिए। एसेंशियल देख लेते हैं, दो पर्सन होना चाहिए और दोनों पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप जो होना चाहिए, ओनरशिप का ट्रांसफर म्यूचुअल होना चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन ट्रांसफर कर रहा है या फिर एक पर्सन प्रॉपर्टी दे रहा है बदले में दूसरा पर्सन प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, पैसे दे रहा है बदले में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है एक्सचेंज में, बट जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील करता है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। मनी का होना ही नहीं चाहिए, एक्सिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन में, जो फॉर्मेलिटीज है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको कंप्लीट करना रिक्वायर्ड है। रिलेवेंट केस लॉस देख लेते हैं। सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रशीक लाल मनिक लाल की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जहां पे एक्सचेंज हो रहा है वहां पे म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट होना चाहिए, उसको सेल नहीं माना जाएगा। अगेन एक जजमेंट है राधा कृष्ण से स्टेट ऑफ बिहार, इसमें बताया गया एक्सचेंज डीड इन्वॉल्विंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं कि एक्सचेंज करवा लिया तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। डिफाइन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक तरीके से डेफिनेशन का ही पार्ट होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है क्या? ट्रांसफर मतलब वही होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बदले में उसको प्राइस कंसिडरेशन मिल रहा है, ये कन्वे कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, किसी को कन्वेंस के फॉर्म में दे रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और कंसिडरेशन उसको बदले में मिल रहा है। दोनों पार्टी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टी, एक पार्टी सेलर है, एक पार्टी बायर है, एक पार्टी प्रॉपर्टी दे रहा है, एक पार्टी पैसे दे रहा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। ये एलिमेंट्स देख लेते हैं वैलिड ट्रांसफर का, ये वैलिड ट्रांसफर कब माना जाएगा। ट्रांसफर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि लिविंग पर्सन होने चाहिए दोनों, विच लिविंग पर्सन कन्वे द
प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर की इंग्रेडिएंट इसका इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करने वाले हो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट में, ठीक है। बदले ही आप प्रॉपर्टी प्रेजेंट में ट्रांसफर कर रहे हो या फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो आप वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट होनी चाहिए। सिंपल। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ वॉलंटरी कन्वेंस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का कन्वेंस करो, कन्वेंस मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ देना। और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय द लिविंग पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी अननोन, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। एक्ट ऑफ कन्वेंस होना चाहिए, लिविंग पर्सन कर रहे हैं, वॉलंटरी होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है। एसेंशियल देख लेते हैं, वैलिड ट्रांसफर के क्वेश्चन में पूछा गया था। एसेंशियल ये है कि जो ट्रांसफर होना चाहिए एक लिविंग पर्सन, जिंदा पर्सन होने के नाम। कई बार होता है ना कि अगर आप बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे होता है कि क्रेडिटर्स को रिसीव करने के लिए कि हम मैंने बहुत सारा लोन लिया हुआ क्रेडिटर्स को, तो उनको उनसे बचने के लिए, उनको पेमेंट ना करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ प्रॉपर्टी को बहुत सारे ऐसे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ जो एक्सिस्ट ही नहीं करते। कई बार होता है कि हम ऐसे अपने स्टाफ मेंबर या फिर कुछ अपने डॉग्स कैट्स किसी के नाम पे, अननोन पर्सन जो एक्सिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिखा देते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वैलिड ट्रांसफर की कुछ एसेंशियल देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी, सेक्शन 6 बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है, विच इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो लीगली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। देख लेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए ट्रांसफर का लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूँ, बदले में मैंने आपको किसी और पर्सन की सुपारी दी हुई है कि आप उस पर्सन का अगर मर्डर करोगे तो ही मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, विच इज अनलॉफुल। कंपेंडेंसी ऑफ ट्रांसफर, दोनों पर्सन कंपेंडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कंपेंडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा है आप मेरे को बताने वाले हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सिस्ट करती होनी चाहिए भले ही आप प्रॉपर्टी को फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो। कंसिडरेशन जो होना चाहिए, लीज एक्सचेंज और सेल के केस में कंसिडरेशन होता है, गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन नहीं होता है। कंप्लाइंस, जो भी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, रिटर्न उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, तो फॉर्मेलिटीज अटेस्टेशन को जो फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करना है। केस लॉस देख लेते हैं। कपूस्वामी क्षेत्रीय वर्सेस एएसपीएस अरंगम क्षेत्रीय, इसमें बताया गया था कंपेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है एक वैलिड ट्रांसफर के लिए। कोमाती अम्बल वर्सेस आर चिंतात्मी कौंदर, अच्छे नाम है। कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसफर ऑफ द अनलॉफुल कंसिडरेशन इज वॉइड। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं, मैंने बताया कि जो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ बदले का जो कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, इसमें बताया गया था एक्सप्लेन द मीनिंग ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल क्लेम अंडर सेक्शन 3, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टी ऐसी, यहाँ पे ना 5 पॉइंट लिखे हैं, बट और भी ऐसी चीजें जो ट्रांसफरेबल नहीं है। राइट टू फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस, आपका मेंटेनेंस का जो राइट आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते है। इनहेरिटेंस, आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलने वाली उसका इनहेरिटेंस का जो राइट आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफिस, आपको सरकारी नौकरी कोई मिली है, नॉट ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर दैट इज फॉरबिडन, जो कि लॉ फॉरबिड करता है, उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। 24 देख लेते हैं एक बार, ये भी डेफिनेशन ही है। हाँ, नोटिस देख लेते हैं। नोटिस क्या होता है, उसके क्या क्या एसेंशियल होता है। नोटिस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके नॉलेज में है, आपने उस चीज को नोटिस किया है, इन्फॉर्मेशन है आपको उस चीज का, आपकी नॉलेज में है, आप उस चीज को जानते हो, ठीक है। नोटिस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। डायरेक्ट नोटिस, आपने खुद अप्रोच करके उस इन्फॉर्मेशन को पता किया, इसे कहते हैं डायरेक्ट नोटिस। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने पता नहीं किया बट हम मान लेंगे कि आपको आपके नोटिस में है, इनडायरेक्ट नोटिस जिसको बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन व्हाट व्हेन ही एक्चुअली नोज। अगर मैं किसी सपोज मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करने गया तो मैंने चीज़ों को चेक किया, मैंने उसके प्रॉपर्टी के कागजात चेक किए, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसका पार्सल क्रॉस, उसका शेड्यूल, प्रॉपर्टी का सब कुछ चेक किया, सब कुछ मैच किया मैंने। जो 1000 यार्ड का जो प्रॉपर्टी था, जो एक्चुअल जो उसका पैरामीटर है उसको मैंने मेजर किया, और जो प्रॉपर्टी के जो कागजात में जो पैरामीटर लिखा है उसको मेजर किया, मैंने सारी चीज़ें चेक किया। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को कंसीडर किया, इसे कहते हैं एक्टिव नोटिस या फिर डायरेक्ट नोटिस जिसको बोलते हैं। डायरेक्टली मैंने चीज़ों को पता किया, ठीक है। मैंने ये भी देखा जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे कोई रह रहा है, तो मेरे को तो लगा कि प्रॉपर्टी वहाँ पे कोई रह रहा है तो टेनेंट होगा, टेनेंट हो गए। मैंने उससे डायरेक्टली नहीं पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको पोजीशन किसी और के पास है, मैंने इनडायरेक्टली मैंने ये बस समझा कि प्रॉपर्टी में जो अगर कोई रह रहा है तो टेनेंट ही होगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज या फिर इनडायरेक्ट नोटिस बोल सकते हो आप, जिसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है 1882 में। इसे कहते हैं जहाँ पे आपने खुद से वॉलंटली या फिर डायरेक्टली आपने अप्रोच नहीं किया उस चीज को जानने के लिए, तो लॉ ये कहता है कि आपको उस चीज के बारे में पता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नोटिस, इनडायरेक्ट नॉलेज या फिर इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। व्हेन बट विलफुल अब्सटेंशन, आपने विलफुली जानबूझ के अब्सटेन किया अपने आप को पूछने के लिए, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फ्रॉम इंक्वायरिंग ग्रॉस नेग्लिजेंस आपकी तरफ से, ही वुड बी नो इट, आप माना जाएगा कि आपके पास उस चीज की नॉलेज थी,
ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लाइड नोटिस भी इसको बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन ought to have knowledge, चीज की नॉलेज होनी चाहिए थी आपके पास। इफ यू हैड मेड नेसेसरी इंक्वायरी, अगर आप करते तो आपको नॉलेज मिल जाती। लॉ प्रिज्यूम द पर्सन हैज नोटिस इवन इफ ही डिडंट नो, लॉ मान लेगा, आपको नहीं भी पता है उस पर्सन के बारे में कौन रहता है, तो लॉ मान लेगा आपको पता था, क्योंकि आपको पता करना चाहिए था एज अ रैशनल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो, छोटा मोटा 10-5 हज़ार रुपए का आइटम कोई परचेस नहीं करने जा रहा है, एक प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहा है, तो आप बिल्कुल आप चीजों को पूछोगे, आपका राइट बनता है पूछने का, और जो सेलर है उसकी ड्यूटी बनती है बताने की। असेंशियल क्या है, ये तो नोटिस हो गया, एक्चुअल नोटिस हो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की क्या क्या असेंशियल से वो देख लेते हैं। विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी, आपने विलफुली अपने आप को मना किया, आपने कोशिश ही नहीं की, रैशनल माइंड ही अप्लाई नहीं किया जानने के लिए। इफ अ पर्सन हैज डेलिबरेटली अवॉइड आस्किंग द इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच a prudent person would do, a rational person would do, law assumes he know, वो जानता ही था। ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, आपने केयरलेस शो किया इन्फॉर्मेशन को पहचानने में। कई बार होता है ना कि आपने प्रॉपर्टी के कागजात तो लिए, बट कई बार कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के कागजात को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, वहां से मैच करवाते हैं कि प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, आपने नहीं किया तो आप जानते थे कि हाँ प्रॉपर्टी ठीक है, जो कागजात हैं उसके बिल्कुल ठीक है। Registration of document, if a document is properly registered, it is deemed to be known to everyone. Possession of the property, if some other person other than the seller is in the possession, the buyer is bound to inquire. Buyer की ड्यूटी बनती है कि उसको इंक्वायर करे कि आपके अलावा कोई और अगर आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है तो कौन है बताइए मैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन आके आपसे क्लेम करे कि मैं तो 12 साल से 15 साल से इस प्रॉपर्टी में रह रहा था और मेरे को पोजीशन चाहिए इसका। तो ऐसा ना हो फ्यूचर में, फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने जाते हैं तो पहले पूरी इंक्वायरी कीजिए, आपका राइट बनता है, और सामने वाला जो पर्सन सेलर है उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको बताए। जजमेंट है कुछ देख लेते हैं। राम कुमार कंदू वर्सेस मैकिन, previously counsel firm की जजमेंट है। A purchaser is bound by the every circumstances, purchaser is bound by the every circumstances which ought to have put a prudent person on inquiry। करूपा ग्राउंडर बताने वाली चीजें है नहीं है। वर्सेस प्लानिंग ग्राउंडर, held at possession by the third party is a constructive notice to the buyer। अगर पोजीशन थर्ड पर्सन के पास है तो जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसके पास उस चीज की पता है कि वो पर्सन कौन है, लॉ ऐसा प्रिज्यूम करता है। नोटिस के बारे में भी हो गया। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होता है ये हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सेक्शन 326 3.26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट एंड 3.6 2.6 सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एंटी बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर मतलब ऐसे लंबे लंबे पेड़ जो कि काटने के लिए खड़े गए हैं, जिसको काटने वाले हैं, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं मानेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब अनाज वगैरह जो होते हैं खेत में, या फिर ग्रास वगैरह, इसको भी ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है। सेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इंक्लूड होते हैं सारी चीजें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, लैंड या फिर एनीथिंग विच अटैच टू लैंड। अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग खड़ी है लैंड के ऊपर, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। राइट रिलेटेड टू द लैंड, राइट टू कलेक्ट द रेंट और ईजमेंट, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर को इंक्लूड नहीं करता है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को भी इंक्लूड नहीं करता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कुछ एग्जांपल जो कि नहीं है। शांताबाई से स्टेट ऑफ बॉम्बे में सेम बताया गया कि जो स्टैंडिंग टिम्बर्स है, जो आपने कई बार देखा होगा ना कुछ मूवीज में, सुनसान एक एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ पेड़ होते हैं, वो ऐसे पेड़ जो कि जिसमें पत्ते नहीं होते, खाली पेड़ होते हैं और बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिसको हम काटने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं मानेंगे। विपिन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बताया गया था कि अगर कोई मशीनरी है जो कि जिसका प्लांट है पूरा, ऐसा स्मॉल मशीनरी या फिर एक मशीनरी नहीं, बट जो पूरा प्लांट है और वो पूरा मशीन जो है वो जमीन के अंदर सेटअप किया गया है, पूरा जमीन से जुड़ा हुआ, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 19 बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 21 बात करता है कंटीजेंट इंटरेस्ट के बारे में। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जहाँ पे आपका जो ओनरशिप राइट है इमीडिएटली मिल जाता है, बट पोजीशन जो होता है बाद में ही मिल सकता है। बट कंटीजेंट इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता। कंटीजेंट इंटरेस्ट मतलब होता है कंडीशनल इंटरेस्ट, जहां पे आपको जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप या फिर पोजीशन जो मिलने वाला है, आप कुछ कंडीशन रखी जाएगी, अगर वो कंडीशन को मेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो ही आपको उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, जो भी ओनरशिप इंटरेस्ट या फिर पोजीशन वाला जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कंटीजेंट इंटरेस्ट देख लेते हैं। Whether interest depends on the happening of the condition precedent। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब होता है पहले आप कंडीशन को सेटिस्फाई करो, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी आपके पास आपकी होगी। और अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो वो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाएगी जो ओरिजिनल हो।
एग्जाम्पल है, ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, ये कहते हुए अगर बी जो है 25 साल से पहले शादी कर लेता है, तो बी अगर 25 ईयर का 22 साल का ही है, दिस इज कंटीजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। बी अगर इफ बी डाइज, जो बी है आप शादी करने से पहले ही मर जाता है, तो प्रॉपर्टी जो है वो बी को कभी जाएगी ही नहीं। इसी को बोलते हैं कंटीजेंट इंटरेस्ट। एक एग्जाम केस लो है, इसमें सेम कंसेप्ट ऑफ द कंटीजेंट इंटरेस्ट को बताया गया था। अगर कंटीजेंट इंटरेस्ट अगर फेल हो गया तो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, जो प्रॉपर्टी है रिवर्ट बैक हो जाएगी ओरिजिनल ओनर। कंटीजेंट इंटरेस्ट जो जिसमें कंडीशन जो होती है अनसर्टेन होती है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, डिपेंडेंट होती है। बट वेस्टेड इंटरेस्ट में जो कंडीशन होती है सर्टेन होती है, एग्जिस्ट करती है और एनफोर्सेबल होती है। सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, मैंने अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये एक तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि जो चीजें हैं कंडीशन जो है सर्टेन है, पोजीशन बदले ही उसको बाद में मिल सकता है मैंने, बट जो ओनरशिप राइट है, जो टाइटल राइट है, मैंने उसको दे दिया, और साथ में जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, वो उसको हो सकता है बाद में मिले। वेस्टेड इंटरेस्ट देख लेते हैं एक बार। Where a transfer of property is made in a such a term that interest created is take effect immediately, जो इंटरेस्ट है उसका immediately हो जाएगा on the happening of the event which is certain, या फिर ऐसा कोई इवेंट जो कि सर्टन रहेगा। कंटीजेंट इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इवेंट होता है अनसर्टेन इवेंट होता है। फीचर्स है, जो इफेक्ट होता है ट्रांसफर का, जो इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, इमीडिएटली आपके पास ट्रांसफर होगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कोई कंडीशन फिलफिल करना होगा। इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ बिफोर द गेटिंग द पोजीशन। कंटीजेंट इंटरेस्ट में ये था कि आप कंडीशन फुलफिल करने से पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो आपका जो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। बट वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, ट्रांसफरेबल होता है और इनहेरिटेंस कर सकते हो। वेस्टेड कंटीजेंट इंटरेस्ट को नहीं कर सकते। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को फॉर द लाइफ, एंड देन सी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया बिकॉज इट आर सर्टेन कम्स आफ्टर द पीरियड। एक ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, बी, और उसमें ये भी लिखा कि बी के बाद प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये तरीके से सी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वेस्टेड इंटरेस्ट है। कंटीजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट देख लिया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता कि आधा परफॉर्मेंस करना। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि दो पार्टी है, बायर एंड सेलर है, सेलर के बीच में। सपोज मेरा बंगलो है, आप खरीदने के लिए आए, और मैंने कहा कि आपने अप्रोच किया मेरे को कि मेरे को आपका बंगलो चाहिए, मुंबई वाला बंगलो, बहुत ही सुना हुआ है इसके बारे में, बहुत फेमस बंगलो है। मैंने ठीक है 5 करोड़ रुपए इसका बंगलो है, आप मेरे को पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको बंगलो आपके नाम पे कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है, आपने मेरे को 5 करोड़ रुपीज का पेमेंट किया, और मैंने जो बंगलो है आपके नाम पे लिख दिया। अब उस बंगलो का स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बंगलो मेरे नाम पे था, आपने मेरे को पेमेंट दिया, कंसिडरेशन दिया, और मैंने उस बंगलो को आपके नाम पे कर दिया, जो टाइटल डीड था वो मैंने साइन कर दिया। अब मैं पिक्चर से आउट हूँ, क्योंकि मेरा जो काम था कर दिया, मेरे को जो पेमेंट मिली थी मिल चुकी, मैंने साइन जो करना था कर दिया। अब आपकी ड्यूटी बनती है, बायर की ड्यूटी बनती है कि स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, रजिस्ट्रेशन पे करना है। इसे कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस है कर दिया, अब जो परफॉर्मेंस किसका बाकी है, आपका परफॉर्मेंस बाकी है। तो पार्ट परफॉर्मेंस ये बोलता है कि सपोज मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दिया, आपने मेरे को पेमेंट कर दिया, अग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। सपोज ट्रांसफर करती हो सकता है ना कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ की वैल्यू और 10 करोड़ की हो जाए, और मैं तो कहूँ यार अभी तो मैंने इसको ट्रांसफर किया था, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं रजिस्ट्रार के पास जा रहा हूँ, रजिस्ट्रार से बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रार साहब एक काम कीजिए, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है, मैंने रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर दिया, मैंने कंसिडरेशन भी ले लिया, बट मेरे को ट्रांसफर नहीं करना। जो टाइटल डीड है, ओरिजिनल टाइटल डीड आपके रिकॉर्ड में या फिर मेरे पास जो अभी भी मेरे नाम पे है, तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, एक काम बताओ, आपको पेमेंट मिलनी थी, आपने पेमेंट कर दी, आपको पेमेंट मिल चुकी है, आपने साइन भी कर दिया, अब आपका रूल खत्म हो गया। अब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है नहीं करनी, वो आप देखोगे और सब रजिस्ट्रार देखेगा, मैं कुछ नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो पार्ट परफॉर्मेंस यही बोलता है कि अगर एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दिया तो दूसरी, अब वो पिक्चर से आउट हो चुका है, अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो पार्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज अ प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बताता है जो प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफरी को, बायर को प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसफरी हु टेक्स द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पोजीशन लिया, इवन इफ द सेल डीड हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, सेल डीड को रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, बिफोर द सब रजिस्टर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भी हुई है। डॉक्ट्रिन बताता है कि अगर बायर ने जो अपना परफॉर्मेंस पार्ट है जो परफॉर्म कर दिया, आपने जो पेमेंट देना था आपने पेमेंट दे दिया, एंड हैज टेकन द पोजीशन, आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन भी मिल चुका है, द सेलर कैन नॉट लेटर डिनाई द ट्रांसफर, ट्रांसफर को डिनाई नहीं कर सकता और आपसे प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकता, और इन्वेक्ट द बायर इवन इफ द रजिस्ट्रेशन नॉट कंप्लीट, इवन इफ रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट अभी नहीं करवाया है। कंडीशन 53A में क्या क्या कंडीशन है, देयर मस्ट बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ट्रांसफर मैंने साइन कर दिए हैं, मैं सेलर हूं, मैंने साइन कर दिए हैं, ट्रांसफर बायर ट्रांसफर जो है आपने है, आपको पोजीशन मिल गया है, आपने जो भी अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस आपने कंप्लीट कर लिया है, एंड ट्रांसफर है परफॉर्म और विलिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट में भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो सकता है, एंड इट मस्ट बी एनफोर्सेबल इन द इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी सेक्शन 53A समझ आ गया मुझको।
लीडिंग केस लॉज है मैसेज दिल्ली मोटर्स कंपनी वर्सेस यूए वसूरकर की जजमेंट। इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वंस द ट्रांसफर हैज टेकन, एक बार अगर ट्रांसफर ने पोजीशन ले लिया और वो विलिंग टू परफॉर्म है, अपना वाला जो पार्ट है पेमेंट का जो पार्ट वो परफॉर्म है, ट्रांसफर इज डिबार्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग एनी राइट, ट्रांसफर उस टाइम से डिबार्ड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। सरदार गोविंद राव महादीप वर्सेस देवी सहाय सुप्रीम कोर्ट ने बताया सेम चीजें बताई यहाँ पे, एम्फेसिस दैट फोकस दैट सेक्शन 53 डज नॉट कन्फर द ओनरशिप, ओनरशिप को आपको कन्फर नहीं करता बट जो बायर है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग द ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 29 मार्शलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 डील विद द मार्शलिंग। मार्शलिंग मतलब क्या होता है? मार्शलिंग एक तरीके से प्रोटेक्शन राइट होता है किसके लिए? एक डॉक्ट्राइन है, रूल है, कंसेप्ट, प्रिंसिपल बोल सकते हो आप इसको। मार्शलिंग मतलब होता है ऐसा कोई भी बायर जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी परचेस की, सपोज एक प्रॉपर्टी है जो कि मॉर्गेज थी किसी मॉर्गेजी के पास, किसी बैंक के पास रीपेमेंट के लिए, अगर उसने वो प्रॉपर्टी परचेस की, उसको नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है, तो कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग ये बताता है कि प्रॉपर्टी जब अगर मॉर्गेज है तो प्रोटेक्शन देता है परचेजर को जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया। यहाँ पे कंसेप्ट तब राइज होता है कि सपोज मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, एक मेरा जो बंगलो है उदयपुर में है और एक मेरा बंगलो है मुंबई में है। मैंने दोनों प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखी हुई थी, बैंक से मैंने कुछ लोन लिया हुआ था। मैंने क्या किया, उदयपुर वाली जो प्रॉपर्टी है किसी और थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। उस थर्ड पर्सन को नॉलेज नहीं थी कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज्ड है, उस थर्ड पर्सन को नॉलेज नहीं थी कि प्रॉपर्टी उदयपुर वाली मॉर्गेज्ड है, मतलब ऑलरेडी गिरवी है किसी के पास। सपोज अगर मैंने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो मार्शलिंग ये बोलता है कि रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट किया, मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट किया, तो जो मॉर्गेजी है, जो बैंक है, वो क्या करेगा, पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मुंबई वाली प्रॉपर्टी है उसको सेल करेगा। उससे अगर उसका अमाउंट क्लेम हो जाता है, रिसीव पूरा अमाउंट जो है रिकवर हो जाता है, तो जो थर्ड जो नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी उदयपुर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको वो टच नहीं करेगा और जो ओरिजिनल सब्सिक्वेंट जो बायर था उसको प्रॉपर्टी का वैलिड ट्रांसफर मिल जाएगा। तो ये तरीके से प्रोटेक्ट करता है किसको, परचेज को, जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को परचेज किया। देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग इज फाउंड अंडर सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 82 विद द मार्शलिंग। ये प्रोटेक्शन देता है पर्सन को जिसने परचेज की है प्रॉपर्टी एज अ पार्ट ऑफ, ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट टू मल्टीपल मॉर्गेज थी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज में थी, किसी को और गिरवी दे रखी थी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसने परचेज किया है। यहाँ पे कंसेप्ट जब अराइज होता है जब प्रॉपर्टी दो से ज्यादा हो, ठीक है, तभी जो मार्शलिंग का जो कंसेप्ट है वो अराइज होता है। प्रॉपर्टीज मॉर्गेज टू अ मोर देन वन क्रेडिटर में हो सकता है ना कि ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने किसी 2, 4, 5, 6 क्रेडिटर्स को दी हुई है और सबसे मैंने लोन लिया हो, तो सारे लोग क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी मॉर्गेजी है, वो किसी एक प्रॉपर्टी जो मैंने सेल नहीं किया, वो दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी जो सेल नहीं किया उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, अपना अमाउंट रिकवर करेंगे। अगर रिकवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वो उदयपुर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करेंगे और उस पर्सन से उस प्रॉपर्टी को मिलेगा। तो जो बायर है फिर उसको वो जो वैलिड ट्रांसफर मिलना चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। A part of the property is sold to the subsequent purchaser, then the earlier mortgagee, the first lender, must recover their loan from the other part of the mortgage property. ऐसे प्रॉपर्टी जो किसी को सेल नहीं की हुई है वहां से पहले रिकवर करेगा अगर पॉसिबल हुआ तो, सो दैट सब्सिक्वेंट जो परचेजर, जो नया परचेजर जिसको मैंने सेल की थी प्रॉपर्टी, उसके पास अनफेयरली बर्डन ना हो। कंडीशन क्या क्या सेक्शन 56 में मार्शलिंग की क्या कंडीशन है, दो और मोर प्रॉपर्टी, दो या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दोनों मॉर्गेज होनी चाहिए सेम बोरोवर के पास या फिर किसी अलग बोरोवर के पास। सब्सिक्वेंट परचेजर मस्ट नॉट हैव, उसने जो पर्सनल लायबिलिटी है रीपेमेंट की, बैंक की रीपेमेंट, उसको पर्सनल लायबिलिटी को अस्यूम या फिर एक्सेप्ट नहीं किया होना चाहिए। एंड अर्लियर मॉर्गेजी मस्ट हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई, जो मॉर्गेजी है अर्लियर मॉर्गेजी उसने अपना प्रॉपर्टी जो क्लेम है उसको प्रॉपर्टी में से सेटिस्फाई कर लिया होना चाहिए। एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर जजमेंट देख लेते हैं, नारायण वर्सेस नारायण की जजमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एम्स टू प्रोटेक्ट द सब्सिक्वेंट परचेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डॉक्ट्राइन है, ये जो रूल है कंसेप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिल बता, व्हेन द प्रॉपर्टी कैन बी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसको आप ओरली ट्रांसफर कर सकते हो, ओरली ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिंपल से समझ आ रहा है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको ओरली ट्रांसफर नहीं किया सकता। प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप ओरली ट्रांसफर कर सकते हो। सेक्शन 9 बताता है डील्स विद ओरल ट्रांसफर के बारे में। ओरल मतलब रिटर्न ट्रांसफर नहीं है। जो A property can be transferred orally without any written document in a case where the writing, जहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे रिटर्न में ट्रांसफर करना अलाउड ना हो या फिर ओरल ट्रांसफर कर सकते हो, तो ऐसी हमेशा मूवमेंट प्रॉपर्टी ही हो सकती है। इफ लॉ डज नॉट स्पेशली रिक्वायर अ ट्रांसफर टू बी इन राइटिंग,
एग्जाम्पल दिए हुए ऐसे मूवल प्रॉपर्टी का आप सेल कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, फर्नीचर या फिर ज्वेलरी जिसको आप सिर्फ विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट, विदाउट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। सम इमोल प्रॉपर्टीज लाइक लीज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आप किसी को लीज पे दे रहे हो सकता है ना किराए पे दे रहे हो आप किसी को, और बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट, बहुत सारे ऐसे रेंट एग्रीमेंट होते हैं जो ओरली चलते हैं, जहाँ पे आप रिटर्न रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो 11 मंथ का या 11 मंथ से ज़्यादा ओरली चलते हैं। कोई ऐसी मूवल प्रॉपर्टी आप किसी को ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हो, कोई रिटर्न एग्रीमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, कोई रिटर्न एग्रीमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा कोई भी इमोल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना राइटिंग में जरूरी होता है। कोई गिफ्ट कर रहे हो इमोल प्रॉपर्टी को, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है। यूनियन ऑफ इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया था कि ओरल ट्रांसफर वैलिड है ओनली देयर इज नो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है तो ओरल ट्रांसफर हो सकता है, बट मूल इमोल प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, मैं अपना बंगला ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है, लॉ में लिखा हुआ है। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होता है? एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द एलिमेंट डिस्कस इन द सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टू डील विद द फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर मतलब ऐसा कोई भी ट्रांसफर जहां पे मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और पर्सन के पास, इसलिए मेरा इंटेंशन है कि मेरे जो क्रेडिटर्स जो मेरे से पैसे लेने वाले हैं, जिनको मेरे को पैसा देना है, मैं उनको डिसीव कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज मेरे पास मैंने किसी से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसको प्रॉपर्टी मेरे को उसको रिपेमेंट ना करना पड़े, तो जो मेरा बंगलो है मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, बेनामी ट्रांसफर कर दिया, या मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को ट्रांसफर कर दिया। इंटेंशन क्या था मेरा ट्रांसफर करने का? जो मेरे क्रेडिटर्स हैं उसको मैं डिसीव कर पाऊँ, उसको पेमेंट ना दे पाऊँ, मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, मैं कैसे पे रीपेमेंट करूँ, ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। हाँ, बट अगर मैंने जो ट्रांसफर किया है वो डिसीव करने का इंटेंशन नहीं था, मैंने जो ट्रांसफर किया किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर किया, वो भी मेरा क्रेडिटर था, उसको भी मेरे को लोन देना था, ठीक है, उसको भी मेरे को लोन देना था, सॉरी रीपेमेंट करना था, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, तो मेरा इंटेंशन डिसीव करना नहीं था, मैंने भी एक तरीके से किसी क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, उसको फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं करेगा। या फिर मैंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे मैं क्रेडिटर्स का रीपेमेंट कर सकता हूँ, तो उसको भी फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं कहेंगे। 53 डील विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर के बारे में। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर मतलब है ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स एंड सच ट्रांसफर इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऑप्शन में अवॉइडेबल है, क्रेडिटर्स पर डिपेंड करता है, क्रेडिटर या तो एक्सेप्ट करे उस ट्रांसफर को, या तो कोर्ट में जाके बोले कि माय लॉर्ड इसका जो ट्रांसफर हुआ है इसने हमको पैसे ना दे पाए इसलिए इसने ट्रांसफर किया, इसका जो ट्रांसफर है उसको अवॉइड करवाइए। एसेंशियल एलिमेंट है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की, इंटेंशन है फ्रॉड या फिर डिले करना क्रेडिटर्स को, आपने इमोल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। हो सकता है नहीं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख में ट्रांसफर कर दी हो, कंसिडरेशन इनएडुकेट था, क्रेडिटर्स का राइट जो अफेक्ट हुआ है, एंड ट्रांसफर कैन बी सेट असाइड इफ क्रेडिटर्स फाइल्स सूट। अगर क्रेडिटर्स सूट फाइल कर सकते हैं तो जो कोर्ट क्या कर सकता है, सेट असाइड का ऑर्डर दे सकता है। इसको बोलते हैं फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। केस लॉ है पवन कुमार वर्सेस बाबूलाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंटेंशन रिक्वायर्ड है, इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर को प्रूव करने का। मेयर सस्पिशन इज नॉट इनफ, ये लग रहा है कि उसने फ्रॉडलेंट ट्रांसफर किया, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। व्हाट इज सब्रोगेशन? सब्रोगेशन मतलब होता है स्टेप इनटू द शू ऑफ द अनदर पर्सन, स्टेप इनटू द शू ऑफ द अनदर पर्सन, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन विद द अनदर पर्सन। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, और जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, मैंने बदले में उनको कुछ गिरवी नहीं दिया। 2 करोड़ रुपीस का लोन लिया था, 2 करोड़ का, और मैं रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, बैंक मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, बैंक मेरे को बार बार बोल रहा है कि पैसे दो पैसे दो, मेरे पास बैंक को पैसे देने के लिए कुछ है ही नहीं, माना तो मेरे को रीपेमेंट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है कुछ भी नहीं है। मेरा भाई आया, उसने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि बैंक को रीपेमेंट करना है, तो उसने क्या किया, मेरे बिहाफ पे उसने पेमेंट कर दिया। मैं क्या हूँ, डेटर हूँ, बैंक वाला क्या है, क्रेडिटर है, वो एज अ श्योरिटी बन के आता है और वो रीपेमेंट कर देता है। अब नाउ माय ब्रदर इज इन द शू ऑफ द क्रेडिटर ऑफ सच बैंक, अब वो मेरे से अमाउंट रिकवर कर सकता है, उसके पास एक एक्सटर्नल क्लेम आ गया, वो एज अ बैंक एज अ क्रेडिटर में से अमाउंट रिकवर कर सकता है। इसी को बोलता है राइट ऑफ द सब्रोगेशन या फिर सब्रोगेशन। कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं और लीगल और कन्वेंशनल सब्रोगेशन देख लेते हैं एक बार। सब्रोगेशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन पर्सन इन द प्लेस ऑफ अनदर सो दैट अ न्यू पर्सन गेट्स द सेम राइट एज अ प्रीवियस वन। हमने देखा मेरे पास जो रीपेमेंट, सपोज हो सकता है ना कि मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक के पास अप्रोच किया, बैंक मेरे को 5 करोड़ रुपीस का लोन का रिक्वायर्ड है। मैंने बैंक ने कहा कि बदले में आप मेरे को हमें क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, मैंने कहा सिक्योरिटी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बैंक ने कहा एक काम कीजिए, आप मेरे को कोई गारंटर बता दीजिए कि आप रीपेमेंट ना कर पाए तो
आप रिकमेंड ना कर पाए तो वो पर्सन आप मेरा अमाउंट जो मेरे पे, मैं गारंटी ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आप मिल गए मेरे को, मैंने कहा कि सर प्लीज आप मेरे को बैंक को गारंटी दे दोगे क्या मेरे यहाँ पे, अगर मैं आपका, मैंने बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, अगर मैं रीपे नहीं कर पाता हूँ तो आप रीपे करेंगे। आपने कहा ठीक है मैं बैंक को गारंटी दे देता हूँ। बैंक के सामने आपने गारंटी दे दी, बैंक आपने बोल दिया बैंक को कि अगर मिस्टर संदीप पे नहीं कर पाता है लोन को तो आप रीपे करेंगे, ये गारंटी है। रीपेमेंट के टाइम पे मैंने डिफॉल्ट किया, मेरे पास पेमेंट कैश नहीं था, मैं पे नहीं कर पाया, तो अब बैंक आपसे रिकवर करेगा। आपने रीपेमेंट कर दिया, नाउ यू, आपने रीपेमेंट कर दिया, नाउ यू आर इन द शू ऑफ द बैंक, यू आर इन द शू ऑफ द क्रेडिटर, इसी को बोलते हैं सबरोगेशन। ठीक है, इन द प्रॉपर्टी लॉ सबरोगेशन हैपन व्हेन द पर्सन रीपे अ डेट, कोई पर्सन रीपे करता है डेट ऑफ अनदर, किसी और पर्सन का डेट आपने रीपे कर दिया, देन द स्टेप इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर सो क्लेम द रीपेमेंट, आपके पास लीगल राइट आ जाता है क्लेम करने का, इसे कहते हैं लीगल सबरोगेशन। हैपेंस ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे आपने मेरा पेमेंट कर दिया, वो यहाँ पे कोई अग्रीमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। कन्वेंशनल सब्रोगेशन होता है, क्या होता है कन्वेंशनल सब्रोगेशन होता है ऐसा सब्रोगेशन जहां पे आपने पहले रिटर्न अग्रीमेंट किया हुआ, उसमें बताया गया है कि अगर आप नहीं पे कर पाए तो मैं नहीं पे कर पाया तो आप पे कर देंगे, बदले में आपके पास क्रेडिटर्स का राइट आ जाएगा, यू आर इन द बिकम, यू विल बी इन बिकम द, यू विल बी इन द शू ऑफ द क्रेडिटर, इसी को कहते हैं कन्वेंशनल सब्रोगेशन। यहाँ पे पहले से क्लियर एग्रीमेंट में डिसाइड होता है, इसे कहते हैं कन्वेंशनल सब्रोगेशन। बट ऐसा सब्रोगेशन जो कि लीगली लॉ में लिखा हुआ है कि अगर किसी और ने किसी और का डेट पे कर दिया, नाउ ही विल बिकम द क्रेडिटर, now you can ask me for the money like a bank needs a written agreement to be valid। कृष्णा पिल्लाई राजेश करण नायर वर्सेस पद्मनभा सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, पिल्लाई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड कन्वेंशनल सब्रोगेशन का डिफरेंस बताया गया था। सेट द लीगल सब्रोगेशन जो ऑटोमेटिक होता है, बट कन्वेंशनल सब्रोगेशन रिटन एग्रीमेंट के थ्रू होता है। सब्रोगेशन समझ आ गया, लीगल एंड कन्वेंशनल सब्रोगेशन समझ आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। डिस्कस द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विद द कंडीशन, प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी है विद द कंडीशन, अगर आप उस कंडीशन को ब्रीच करते हो कभी तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास रिवर्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट। सेक्शन 31 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एटीट्यूड विल बी द कंडीशन सब्सिक्वेंट। यहाँ पे ये बताता है कि मैंने आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसमें कंडीशन अटैच करके दे दिया, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, अपना हाउस ट्रांसफर किया मिस्टर बी को विद द कंडीशन, इसने कंडीशन की लगाया इफ बी मैरिज अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बी, अगर मैंने ए ने किसी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, बी को एक कंडीशन दिया कि ये हाउस आपके पास तब तक रहेगा अगर आपने किसी पर्टिकुलर, जिस कम्युनिटी में मैं बोलूँगा शादी करने के लिए, आप उस कम्युनिटी में शादी करोगे तो ही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर्टी मेरे पास रिवर्ट आ जाएगी। Condition subsequent is a condition that attached to the property which says that if a particular events happen, if a condition जो है उसको comply किया, then the interest created by the transfer will end। केस लॉज है राजा जगतजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कंडीशन प्रेसिडेंट मस्ट बी क्लियरली पहले से मेंशन होना चाहिए किसमें, अग्रीमेंट में, और अनलॉफुल अनसर्टेन इम्पॉसिबल कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, next question है क्वेश्चन नंबर 34, circumstances under which transfer is made by a person authorized only under the certain condition। नॉर्मल रूल या फिर जनरल रूल ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो मालिक है, सपोज मेरे नाम पे अगर प्रॉपर्टी है और मैं लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ तो मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरा जो बंगलो है मुंबई में, अगर मैं उसका मालिक हूँ, मेरे पास टाइटल है और मैं लीगली कॉम्पिटेंट भी हूँ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट कौन कौन सी सिचुएशन यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन जो लीगली कॉम्पिटेंट है बट वो उसके पास टाइटल नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 7, 8 और 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है 88 ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है रियल ओनर से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है क्या, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता है। अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ओनली। कौन कौन से पर्सन है, पर्सन में इंक्लूड कोई एजेंट है मेरा, मैंने उसको अपॉइंट किया हुआ है ट्रांसफर करने के लिए, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हो सकता है ना कि सारी प्रॉपर्टी को मेरा काम ही इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रियल एस्टेट का काम है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है,
मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, या फिर मैंने एक ट्रस्ट एंटर किया है, मैंने उस ट्रस्ट के नाम पे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, उसका काम मैंने बोल दिया कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप मेरी प्रॉपर्टीज को सेल करवाओगे, जो भी मेरी कंडीशंस है उसको कंप्लाई करते हुए। एक्सिक्यूटर ऑफ द विल, कोई विल है जिसमें मैं उसमें एक किसी अपॉइंट किया था किसी एक्सिक्यूटर को, जो मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा, जो भी कंडीशंस मैंने मेंशन किए विल में उसके अकॉर्डिंग ही। मैंने बोला था कि जो आप प्रॉपर्टी जो है ऐसे पर्सन को बेचोगे जो जैन होगा। इस तरीके से मैं बिल में कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सिक्यूटर क्या करेगा, मेरी प्रॉपर्टीज को सेल करवाएगा। गार्जियन ऑफ द माइनर, कोई ऐसा माइनर है जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसको कौन सेल कर सकता है, उसका जो गार्जियन है वही सेल कर सकता है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, मैंने किसी को पीओए दिया हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। एंड मस्ट फॉलो द कंडीशन और लिमिटेशन जो कि इम्पोज की गई किसने, बाय द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन साइन करेगा, लीगल ओनर, सॉरी रियल ओनर। ट्रस्टी एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रस्टी इज अलाउड टू सेल द प्रॉपर्टी, sell the trust property only to fulfill the purpose of trust. Radha Krishna से स्टेट ऑफ बिहार में एक जजमेंट भी, ट्रस्टीज ट्राई टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बियॉन्ड द पावर गिवन टू हिम, तो उसको वैलिड नहीं माना जाए। कोर्ट ने बताया कि आपके पास पावर नहीं थी, इसको आपने बियॉन्ड द पावर जाके आपने कुछ काम किया, तो वो आपको अलाउड नहीं है। गार्जियन के केस में गार्जियन सेल कर सकते हैं बट आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। रामस्वरूप वर्सेस महादेव प्रसाद में बताया गया था, ट्रांसफर बाय द गार्जियन विदाउट द कोर्ट परमिशन इज वॉइडेबल माना जाएगा उसको। सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ, रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड इफ अ पर्सन ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर ओनली अंडर द सर्टेन टर्म्स ही कैन नॉट वॉयलेट देम। जो टर्म्स आपको दी हुई है आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। जो भी जो रियल ओनर जो भी टर्म्स लिखी हुई है, अगर ट्रस्टी है तो ट्रस्टी में टर्म्स लिखी होगी, उसको आप अगर वॉयलेट करते हो तो वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल इन नेचर हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अनबोर्न का जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें बोला है कि कब अनबोर्न को, जो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। तो हमने देखा था कि वैलिड अलाउड है ट्रांसफर करना, सेक्शन 13 एंड 14 बताता है अनबोर्न को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर। सपोज मैं अपने ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मेरा जो बेटा है उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहता, उस बेटे के बेटे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ग्रैंडसन जो मेरा पोता होने वाला उसको ट्रांसफर करना, जो एग्जिस्ट नहीं करता अभी, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्रॉपर्टी किसी लाइफ को ट्रांसफर करूंगा, लाइफ मतलब किसी लिविंग बीइंग को ट्रांसफर करूंगा, अपने बेटे को ट्रांसफर करूंगा। तो उस वो जो प्रॉपर्टी मैंने जो अपने बेटे को ट्रांसफर की, वो मेरे पोते को कब ट्रांसफर होगी, वो प्रॉपर्टी लाइफ टाइम ऑफ द लिविंग जो पर्सन उसका लाइफ, और अटेनिंग द एज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ सच अनबॉर्न, जब वो अनबॉर्न जो मेजोरिटी एज अटेन करेगा विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, तभी वो प्रॉपर्टी जो होगी उस अनबॉर्न को ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर हो सकती है कि हाँ ट्रांसफर हो सकती है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं, कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पार्ट परफॉर्मेंस के लिए हमने देखा था कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी 5 करोड़ का बंगला जिसकी वैल्यू 10 करोड़ हो चुकी है, अब आपने पेमेंट कर दिया, मैंने अगर साइन कर दिया, अब आपकी ड्यूटी बनती है, आपका परफॉर्मेंस बाकी है कि उसको स्टैंप पे करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो पार्ट परफॉर्मेंस आप मैं आपसे प्रॉपर्टी को ले ही नहीं सकता, इन्वेस्ट नहीं करवा सकता, आपके पास पोजीशन भी आ चुका है। तो कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है, पोजीशन आपके पास जा चुका है, पार्ट परफॉर्मेंस आपका वाला जो परफॉर्मेंस आपने कर चुका है, मैंने जो कर दिया है आपका रह गया, रेडीनेस एंड विलिंगनेस हो चुकी है, ट्रांसफर शो करिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आप अपना परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकते हो, एंड अगेंस्ट द लॉ नहीं है। ठीक है, ये देख चुके हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑलरेडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइसेंस के बारे में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, लाइसेंस और रेंट का डिफरेंस आ सकता है, ये लीज या लाइसेंस में डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न नहीं करता है लाइसेंस को। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट गवर्न करता है लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस मतलब होता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप किसी प्रॉपर्टी का राइट टू यूज आपको मिल जाता है। सपोज मैंने मूवी का टिकट बुक किया, मॉल में गए हम लोग मूवी देखने, और 2 से ढाई घंटे की मूवी थी, हमने पूरी देखी, बहुत अच्छे से मूवी देखी। तो उस 2 से ढाई घंटे पीरियड के लिए मैंने आपका जो मॉल का जो ओनर है उसकी प्रॉपर्टी को मैंने ऑक्यूपाई किया कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको मैं रेंट नहीं करूंगा, लीज नहीं करूंगा, लाइसेंस करूंगा। उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मेरे को कुछ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्टर टाइम के लिए होता है, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होता है। हो नहीं सकता कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को मूवी की टिकट दिखाई जाए अगर मैं नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता। लाइसेंस मतलब होता है राइट आपको मिला हुआ है बाय द वन पर्सन टू अनदर टू डू समथिंग ऑन द ग्रांट ऑफ द प्रॉपर्टी, इट वुड अदरवाइज अनलॉफुल। हो सकता है ना कि हमने रूम बुक किया, वेकेशंस पे गए हुए हैं शिमला या फिर पुणे गए हुए हैं वेकेशंस पे, वहाँ पे हमने रेंट पे रूम लिया 2 नाइट्स 4 डेज के लिए, तो वो भी एक तरीके का लाइसेंस है। डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट ओनरशिप, आपको उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट या फिर ओनरशिप राइट नहीं मिल जाता है। असेंशियल क्या है, परमिशन दिया हुआ लाइसेंसर, 2 पार्टी होती है यहाँ पे, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, सॉरी असाइनर एंड असाइन, राइट टू डू समथिंग एंड नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन बी इन्वोक एट विल, जो कभी भी इन्वोक हो सकता है एट विल। लाइसेंस, बेयर लाइसेंस, सिंपल परमिशन, कॉन्टेक्चुअल लाइसेंस, अग्रीमेंट के थ्रू, लाइसेंस अपॉन द इंटरेस्ट, लाइसेंस टू एंटर द लैंड टू कलेक्ट द फूड,
केस क्लोज देख ले, एसोसिएटेड होटल इंडिया लिमिटेड वर्सेस आर एन कपूर की जजमेंट में कोर्ट ने बताया कि लाइसेंस डज नॉट क्रिएट अ टेनेंसी और ओनरशिप राइट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है लीज एंड लाइसेंस में, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारा इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सुनने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा होगा तो नहीं करेंगे, उसकी कोई बोलने वाली बात है नहीं। बट एक रिक्वेस्ट इस चीज़ की कि आपको कमेंट जरूर करना है, आपको ये बताना है कि क्या ये इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, क्या और चीज़ आपको चाहिए, और क्या चीज़ आपको नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ठीक है, ये भी बताना है आपको। और एक मैंने क्वेश्चन दिया था वीडियो के बीच में क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना कंपेरेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर कौन सा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो आपको कमेंट में बताना है। और क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है ये बताना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको जो नई वीडियोस, ऑब्वियस सी बात है सारे वीडियोस आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा इसके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।